वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 1 ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। सो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज से हम हिस्ट्री का सिलेबस शुरू कर रहे हैं। आज मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ा रही हूँ और सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं, मैं आपको अपने चैनल पे पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश भी पढ़ा रही हूँ। सो ऑल द ह्यूमैनिटी स्टूडेंट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करो और हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर को इन डिटेल। तो इस चैप्टर का नाम है ब्रिक्स, बीट्स, बोन। ठीक है, कई बच्चों को थोड़ी सी ना हिस्ट्री लेंदी लगती है, थोड़ी सी बोरिंग लगने लगती है। टेंशन मत लो, अब जब मेरे से पढ़ना शुरू कर दिया है तो ना कोई आपको चैप्टर बोरिंग लगेगा, ना ही आपको चैप्टर्स लेंदी लगेंगे। बहुत जल्दी से सभी चैप्टर्स को पढ़ा के आपका सिलेबस में कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी अटेंडेंस लगा दो, जल्दी डेट लिखो जिस दिन आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो और एक बार अपना नाम लिख दो, बिकॉज ये सारे मेरे भाई बहनों के हिस्ट्री के एग्जाम में फुल मार्क्स आने वाले 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो चलो अपना नाम बता दो। आई एम सिमरन सहानी, योर हिस्ट्री वाली दीदी, योर इंग्लिश, योर पॉलिटिकल, ज्योग्राफी वाली दीदी, ईच एंड एवरीथिंग आई विल टीच यू। ठीक है, तो पहली क्लास में मैंने सोचा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। अब हिस्ट्री सिर्फ आपको पढ़ाऊंगी ही नहीं, साथ ही के साथ में आपको हिस्ट्री के हर चैप्टर के नोट्स भी मिल जाएंगे और भी बाकी सब्जेक्ट के ह्यूमैनिटीज के, तो उसकी भी टेंशन मतलब मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है और इस चैप्टर के भी नोट्स गिवन है। जस्ट गो एंड फॉलो मी और वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। डन, बातें हो गई सारी कंप्लीट। अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो इस चैप्टर का नाम है ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब होते हैं ईंटें, बीट्स मतलब होते हैं मोती, जो होते हैं ना छोटे छोटे मोतियों की माला जैसे टाइप होती है वो, एंड बोन्स मतलब हड्डियां। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है गाइस हड़प्पा की सिविलाइजेशन के बारे में। याद है हड़प्पा? पुरानी क्लासेस में पढ़ रखा है, जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे 6th क्लास में, वहाँ पे भी हमें पढ़ा रखा है। और वैसे भी बीइंग एन इंडियन यार हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ऑलरेडी नॉलेज होनी चाहिए। कौन सी सिविलाइजेशन है ये इंडस रिवर के ऊपर जो आसपास के एरिया में जो बसे हुए लोग रहा करते थे बहुत पुराने ज़माने में, उसे हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो चलो मैं आप बताती हूँ। जैसे तुम हिस्ट्री के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे सामने आंखों के आगे पिरामिड्स टाइप आते हैं, पुराने ज़माने के इजिप्शियन के पिरामिड्स कहते हैं ना। इजिप्ट वाले लोग बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, यानी कि वो लोग तो अर्थ पे मतलब बहुत बहुत पहले थे। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं थे, वी वर ऑल्सो देयर। तो इंडिया के अंदर इंडस रिवर जहाँ बहती हुई जाती है, ये देखो मैप पे मैंने ये एरिया को मार्क कर रखा है। ये देखो, ये जो पूरा का पूरा हमारा एरिया है जिसमें प्रेजेंट डे का हमारा यहाँ पे आप कह सकते हो गुजरात का, राजस्थान के पास वाला, हरियाणा का, इवन पाकिस्तान के भी काफ़ी सारे एरिया और अफगानिस्तान तक का, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे बहती है इंडस रिवर। बहती ये वाली जो एरिया यहाँ से इंडस रिवर निकल के जाती है। और क्योंकि पुराने ज़माने में भी, यानी कि बहुत पुराने ज़माने की बात है, आप सोच भी नहीं सकते हो कितनी सेंचुरीज पहले की बात है। तो इस ज़माने के अंदर यहाँ पे जब रिवर होती थी ना, तो अब कोई भी कहाँ सेटलमेंट होगी, लोग कहाँ रुकेंगे भाई? खेती करनी है, मछली पकड़ के खानी है, तो रिवर के पास में ही होती थी ना सारी सेटलमेंट। तो ऐसे ही इंडिया के अंदर ये इंडस रिवर के आसपास में लोग रहा करते थे और ये लोग हाईली एडवांस लोग थे। अभी मैं आज आपको इस चैप्टर में बताऊंगी कि इनका रहन सहन का तरीका कैसा था। 2-2 मंजिलों के घर होते थे गाइस इनके, जो सड़कों पर नालियाँ होती थी ना, जैसे हम जापान का पढ़ते हैं कि वहाँ पर नालियाँ बहुत साफ़ होती है, ढकी हुई होती है। हमारे यहाँ उस ज़माने में ऐसी नालियाँ होती थी इनकी, और इनकी जो ईंटें होती थी जिससे ये लोग अपने घर बनाते थे, खतरनाक। तो यही चीज़ें आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो ये इंडस रिवर के बराबर में ये लोग रहते थे, तभी इनको क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इन्हें हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, और वो इसलिए है क्योंकि जो पहला शहर हमने इनका खोजा था या फिर आपको डिस्कवर करा था उसका नाम था हड़प्पा। अभी अगर आप देखोगे तो हड़प्पा तो पाकिस्तान की तरफ चला गया आफ्टर द पार्टीशन, और मोहनजोदारो भी जो दूसरा सबसे बड़ा शहर था हमारे इंडस वैली का, ये दोनों तो पाकिस्तान चले गए हैं हमारे पार्टीशन के बाद में। बट अभी भी बाकी शहर है, जैसे और भी जिनका नाम मैं आपको बताऊंगी, वो इंडिया की तरफ है। तो व्हेन ब्रिटिशर्स का ज़माना जब हमारे यहाँ पे था, जब ब्रिटिशर हमारे पे रूल कर रहे थे, तो पता है एक बारी क्या हुआ, 1920s की बात है। ये हड़प्पा वाले एरिया में जब लोग जाते थे, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह, तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग क्या करते हैं, अपने घरों को ना एक अलग टाइप की ईंटों से बना रहे थे। ठीक है, और वो ईंटें जैसे आप इस फोटो में देख रहे हो, जैसे ये गोल्डन सी ईंटें, ऐसी सी ईंटों से घर बन रहे थे लोगों के। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा, लोगों से पूछा कि यार आप ये ईंटें कहाँ से निकाल रहे हो? तो वो कहते थे हमें तो ज़मीन में से मिल जाती है। ठीक है, रेलवे ट्रैक्स के आसपास में हर जगह से लोग ईंटें बनाए जा रहे, ईंटें निकाल के अपने घर बना रहे थे। तब आर्कियोलॉजिस्ट को क्लिक करी बात कि यार ये तो हमारे यहाँ के भट्टी की ईंटें नहीं है, मतलब ये अर्थ के बेड में से निकल रही है, मतलब कुछ तो यहाँ है। फिर जो है बढ़िया तरीके से एग्जैकवेशन मतलब क्या होता है, खुदाइयाँ शुरू हुई, और तब पता चला कि भैया इंडिया तो इतनी पुरानी सिविलाइजेशंस का पार्ट है। हम तो सोचते थे कि हमारी जो सिविलाइजेशन है वो गंगा रिवर के आसपास में जब बसी थी तब से शुरू हुई थी, बट नहीं।
बहुत पुराने ज़माने से, तब जाके हमें पता चलता है। तो अब एक बार रीडिंग कर लेते हैं, अब समझ में आ गया ना कौन है इंडस वैली के लोग। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, यानी कि जो लोग इंडस रिवर के बराबर में रहते थे। पीपल सेटल्ड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन का कौन कौन से एरियाज तक जाता है ये तो देख लो आप, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, ठीक है, जो आप पाकिस्तान की तरफ चले गए हैं, इंडिया का स्टेट जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, ये सब एरियाज तक हड़प्पन सिविलाइजेशन फैली हुई थी। अब मैं कुछ शहर आपको दिखाती हूँ हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ये देखो, ये दिख जाएगा आपको पूरा का पूरा। ये इंडस रिवर बहती हुई जा रही है हमारी, ये आ गया हड़प्पा, ठीक है, ये आ गया हमारा मोहनजोदारो। अब जल्दी से लिखो हड़प्पा के सारे शहरों का नाम, यानी कि इंडस सिविलाइजेशन के सारे शहरों का नाम लिखो। ये सबसे पहला खोजा गया था तो इसलिए नाम रख दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। ये देखो कालीबंगन, ये देखो बानावाली, राखीगढ़ी, ये अब इंडिया की तरफ है। तो अब हम यहाँ पे खुदाइयाँ करते हैं, ढोलावरी, बालाकोट, छनदरो, इन सब का नाम आपको लर्न करना है। तो एक बार सारे शहरों का नाम आफ्टर द चैप्टर आप मुझे बता देना हड़प्पा के कौन कौन से शहर थे। हड़प्पा बोल रही हूँ मतलब वही है इंडस वैली, हड़प्पा ही कहते हैं हम लोग, ठीक है जी, समझ में आ गया। नाउ जो है अगर हम इस सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड देखें तो वो है हमारा 6000 BCE से 1300 BCE तक का। अब कई बच्चों को ये BCE आज तक नहीं समझ में आया, चाहे मैंने 11th में भी आप लोगों को समझाया था, तो मैं अभी समझा देती हूँ आपको। ये वाली नंबर लाइन तो पता है ना, ठीक है, ये देखो, ये ज़्यादातर हर बच्चे को पता होती है। जब भी हम नंबर लाइन देखते हैं तो हम ना ऐसे देखते हैं कि यहाँ पे लिखा होता है AD, जिसको एनो डोमिनी कहते हैं, और इधर लिखा होता था BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के जन्म से पहले, और ये होता था AD एनो डोमिनी मतलब आफ्टर गॉड, ठीक है जी, भगवान जी के मतलब क्राइस्ट के जन्म के बाद, ठीक है जी। अब यही चीज़ को ना हम कहते हैं, ये जो BC है ना, इसी BC को हम BCE कहते हैं, यानी कि बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। ये जो बिफोर क्राइस्ट है और BCE है ये सेम है, और ये जो AD है इसी को हम कहते हैं CE, ठीक है, आगे आपको पता चलेगा। तो अगर हम करंट ईयर की बात करें, अभी क्या चल रहा है, जैसे अभी 2025 चल रहा है ना, तो आप कह सकते हो अभी 2025 AD चल रहा है, या फिर आप कह सकते हो अभी 2025 CE चल रहा है, ठीक है जी। और अगर हम इधर की साइड पे देखें, BCE की तरफ देखें, बिफोर क्राइस्ट में देखें, तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन इतनी पुरानी है कि लोग सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट, आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो ना मेसोपोटामिया के बारे में, ग्रीक के बारे में 11th क्लास के अंदर, इनके भी टक्कर की थी ये, और आजकल तो ऐसे ही नॉलेज आ रही है कि शायद ये इनसे भी पुरानी थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये 6000 BCE से आप मानो कि 1300 BCE तक ये जो हमारी सिविलाइजेशन है ये चलती रही, ठीक है जी। अब जो है आगे इसको हमने डिवाइड कर रखा है इसके अलग अलग फेजेस के अंदर, यानी कि एक समय ऐसा था जब यहाँ पे जो है ना बहुत तरक्की हुई हड़प्पा के अंदर, बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। तो इस पीरियड को हम कहते हैं मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन। 1 मार्कर क्वेश्चन है, जल्दी से इसको लिखो, ठीक है। 1 मार्क में ये क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। 2600 BCE से 1900 BCE मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन है, और लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है 1900 BCE से 1300 BCE। ये इनका डिसेंडेंट, ये इनका डाउनफॉल था। इसके बाद ये बिल्कुल ही वाइप आउट हो गए थे, खत्म हो गई है, और हमें आज तक ये नहीं पता कि ये इतने एडवांस लोग आखिर खत्म कैसे हुए। कोई कहते हैं कि भैया एलियंस ने अटैक कर दिया इनके ऊपर, कोई कहता है सूखा पड़ गया, काल आ गया, वो बाद में बताऊंगी। बट इसके बाद ये लोग जो है ये सिविलाइजेशन एंड हो गई थी। बट एंड पढ़ने से पहले अभी इनका डिटेल्स हम पढ़ेंगे। तो 5 मेजर सिटीज़ है हमारी हड़प्पा की, राखीगढ़ी, मोहनजोदारो, हड़प्पा, ढोलावरी एंड गांजेरावाली, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं इसके आर्टिफैक्ट्स की। अब हमें पता कैसे चला कि हाँ हड़प्पा है, ये पुरानी सिविलाइजेशन है। जब हमने खुदाइयाँ करी तो खुदाई करते हुए सिर्फ ईंटें नहीं मिली, ईंटें के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिली थी, जैसे कि आप कह सकते हो पॉटरी, बर्तन वगैरह मिले, बेक्ड अनबेक्ड ब्रिक्स मिली, सील्स मिली। सील्स क्या होती है, ये फोटो देखो, इसे कहते हैं हम सील, इसे कहते हैं मोहर, ठीक है। एक छोटा सा पत्थर होता है और उसके ऊपर से नक्काशी कर रखी होती है, ठीक है। बीड्स मिले, कॉपर और ब्रॉन्ज के अलग अलग आर्टिकल्स मिले, ठीक है। और जो सबसे डिस्टिंक्टिव आर्टिकल, आपकी बुक का पहले पेज पे यही फोटो बनी हुई है, जो सबसे डिस्टिंक्टिव आर्टिकल जिस पे सबकी नज़र पड़ी और लगा यार कुछ तो यहाँ पे है, वो थी हड़प्पा की ये वाली सील। ये जो ये वाली सील है जिसपे आप देख रहे हो एक बुल सा बना हुआ हैगा, और यहाँ पे कुछ ये लैंग्वेज लिखी हुई है। इसे देख के हमें पता चला इंडिया की ज़मीन के नीचे भी यहाँ पे कुछ तो अलग है। अब ये जो राइटिंग थी ये आज तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। अगर हमने पता लगा लिया ना भाई साहब ये लिखा क्या है, तो पता नहीं कितने राज़ हमें मिल सकते हैं, बट ये अभी तक हमें नहीं पता है। तो ये सबसे डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट था हमारा। ये किस मटेरियल पे बना होता है, स्टियाटाइट नाम का एक मटेरियल होता है, जैसे क्ले होती है ना वैसे ही ये क्ले टाइप का मटेरियल होता है स्टियाटाइट। और इसके थ्रू हमने इंडस वैली को और ज़्यादा इन डेप्थ में स्टडी करना शुरू करा जब हमें ये सील्स मिलनी शुरू हुई। अब आते हैं अपने टॉपिक नंबर 1 पे, बिगनिंग्स। तो आपको मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है
एंड गाइस यही चीज़ें हैं जो आपके चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाएगी। अब तुम्हें समझ में आ गया इंडस वैली के पास में जो लोग रहते थे, ठीक है, उनको हम पढ़ने वाले हैं। और हड़प्पा पहली साइट डिस्कवर हुई थी, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन हम कह रहे हैं। और ये लोग बहुत एडवांस थे, इनके बढ़िया बढ़िया घर होते थे, नालियाँ बढ़िया बनी होती थी, बहुत एडवांस टाइप के लोग ये थे। अब जब आप इनके बारे में पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा, रादर देन की बोरिंग में पहली लाइन से पढ़ाना शुरू कर दी थी। अब आते हैं बिगनिंग के ऊपर। यहाँ पे हम जानेंगे कि यार मैंने आपको कहा एक टाइम था जब लोग बहुत तरक्की पे थे, बट उससे पहले का भी तो जानना होगा कि स्टार्टिंग इनकी कैसी हुई थी। तो अगर हम इनकी बिगनिंग की बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, जैसे मैंने कहा, बहुत पहले से हमें मिलती आ रही है। तो स्टार्टिंग में ये लोगों का जो है, जब हमने खुदाई करके पता लगाया तो पहले ये लोग सिंपल वे में रहते थे, यानी कि थोड़ी बहुत बर्तन अंदर पॉटरी हमारे को इनके यहाँ से मिली। एग्रीकल्चर करते थे और पेस्ट्रोलिज्म करते थे। एग्रीकल्चर मतलब क्या हुआ, खेती वगैरह करते थे, अनाज वगैरह बोते थे। यहाँ पे अर्ली हड़प्पन कल्चर में जो सेटलमेंट्स थी, यानी कि जो लोगों के घर थे, वो बहुत छोटे छोटे थे। अभी मैं आपको मेच्योर वाले में पढ़ाऊंगी, यानी कि जब ये लोग तरक्की पे थे तो भाई साहब क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रखी थी इन्होंने। एंड कोई लार्ज बिल्डिंग अर्ली हड़प्पन कल्चर में नहीं थी। अर्ली हड़प्पन कल्चर कब से था, इससे पहले ये देखो, मेच्योर वाला 2600 BC से शुरू हुआ ना, तो इससे पहले से जितना भी टाइम पीरियड था इसको हम अर्ली हड़प्पन कल्चर कहते हैं। और आज के समय पे हमें ये पता चल रहा है कि ये 6000 नहीं, इनफैक्ट 7000 BCE से अर्ली हड़प्पन कल्चर चल रहा था। ये जो साइट्स हैं, ये जो ये छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक डॉट्स आप मान रहे हो इंडस रिवर के आसपास में, ये अर्ली हड़प्पन कल्चर का मैप है। अभी लेट वाला दिखाया था ना मैंने, मेच्योर वाला, जहाँ पे इतनी सारी साइटें थी, राखी गरी, डोलीवरी, ये सब जो मैंने आपको पढ़ाया था, येस, ये हो गया इसका पुराना वाला। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज मतलब क्या, कमाई और खाना पीना। अब ये हड़प्पा के लोग मैंने कहा एडवांस है, तो ये जानते हैं लोग क्या काम करते हैं। जैसे आपके पापा कमाई करके लाते और तुम उड़ाते हो, कल को तुम कमाई करोगे अपने बच्चों पे खर्चा करोगे। एग्जैक्टली वही यार, कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, ये लोग क्या करते थे और खाते पीते क्या थे। तो इतना तो हमें पता चल गया है कि ये लोगों को आर्कियोलॉजिस्ट का जो है पूरा, जब उन्होंने खुदाई करके पता लगाया, ये तो पता चल गया कि ये लोगों को एग्रीकल्चर करना आता था, ठीक है। अब खाते पीते क्या थे, तो हमारे यहाँ पे ना आर्कियोबोटानिस्ट होते हैं। आर्कियोबोटानिस्ट मतलब कौन, वो आर्कियोलॉजिस्ट जो फसलों की स्टडी करेंगे, प्लांट्स की स्टडी करेंगे। तो उन्होंने पता लगाया कि ये लोग वीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी, सेसमे, ये सब खाया करते थे। ये सारी दालें वाले इन्हें उगानी आती थी, ठीक है। एग्रीकल्चर तब से इनको नोन था, क्योंकि हमें भुने हुए जले हुए ना बहुत अंदर खुदाई करके सीड्स मिले हैं, यानी कि जो बीज होते हैं ना, जले हुए बीज हमारे को यहाँ से मिले हैं। मिलेट्स जो होती है एक टाइप की क्रॉप होती है, उसका हमें जो है एक एविडेंस मिला है फ्रॉम द गुजरात। तो ये 1 मार्कर में आता है, इसे लर्न कर लो। राइस, यानी कि अगर हम चावल की बात करें तो वो रिलेटिवली रेयर में रहा है, यानी कि चावल ज़्यादा नहीं, गेहूँ वगैरह ही ये लोग ज़्यादा खाते थे। अब प्लांट्स की बात होगी, अब बात करते हैं एनिमल्स की, ठीक है। तो ये लोग अपने घरों के अंदर जू आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, यानी कि वो आर्कियोलॉजिस्ट जो एनिमल रिलेटेड डिस्कवरीज करेंगे इनके लिए, उन्होंने बताया है कि इनके घरों के आसपास में हमारे को कैटल, यानी कि बकरी हो गई, भेड़े हो गई, बफेलो हो गए, पिग हो गए, उनकी हड्डियाँ मिली, मतलब ये लोग अपने घर में उन्हें पालते थे, ठीक है जी। और जो है साथ के साथ में वाइल्ड एनिमल्स को भी ये लोग कंज्यूम करते थे, यानी कि ये लोग नॉनवेज भी खाते थे, जैसे कि बोर हो गया, डियर हो गया, घड़ियाल हो गया, ये सब मिले हैं हमारे को। अब हमें ये नहीं पता कि ये लोग जो है जैसे नॉनवेज जो है, ये जितने भी हमारे एनिमल्स हैं जिन्हें ये खाते थे, तो ये हंटिंग खुद करते थे, ये नहीं कि शिकार करने खुद जाते थे या फिर कोई हंटिंग कम्युनिटीज़ थी उनसे खरीदते थे शिकार करा हुआ मीट, ठीक है। ये हमें नहीं पता है। तो खाना पीना पता चल गया इनका, डन। अब यही एग्जाम में ना ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। इस वाले जो ये देखो मेरे नोट्स हैं आपके, मैं इससे भी अच्छे नोट्स और ये भी आपको प्रोवाइड करी हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस। आई एम नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग, ठीक है। कोई आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब मिल रहा है, ठीक है जी। अभी आप एक्सेस करो इन सबको जाके, यहाँ पे से आपका सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल प्रिपेयर हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिफाइन सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज ऑफ हड़प्पा, तो अगर आपने ये 6 पॉइंट 7 पॉइंट जो मैंने लिखे हैं अगर ये लिख दिया, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एंड लैंग्वेज मैंने इतनी ईजी लिखी है कि कोई भी बच्चा लर्न कर लेगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है 2.1 एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अब ये लोग एग्रीकल्चर करते थे, तो इनके एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर इनका कैसा होता था। तो एग्रीकल्चर करने का तरीका पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि गाइस हम बहुत ज़्यादा खुदाई यहाँ पे और अब नहीं कर सकते, अर्थ को नुकसान पहुँचता है। तो जितनी हमने करी है, हमें अभी ये समझ में नहीं आया कि इनका जो है ना खेत में बीज डालने का तरीका क्या था। ये ऐसे ही उड़ा के फेंक देते थे खेत के ऊपर सारे के सारे बीज, या फिर जो हल होता है ना पूरा का पूरा, जो बैल होते हैं सामने करके और वो हल लगा देते हैं बीच में और उससे खेत की जुताई करते थे, प्लॉइंग करते थे, वो हमें नहीं पता। बट हाँ, इनको ऑक्स पता था, इन्हें बुल पता था। और हमें एक मॉडल भी मिला है इनका टेराकोटा का, बुक के एंड में फोटो गिवन है, जहाँ पे वो जो बुल होते हैं और बीच में हल लगा होता है ना, उसकी हमें फ़ोटो भी मिली है, ठीक है। तो इनको पता तो था, तो हमने यही पता लगाया है कि ये लोग जैसे आजकल हमारे यहाँ पे फार्मर्स जो है बहुत सारे बुल से जो है खेत की जुताई करते हैं, ये लोग भी वही करते थे।
चोलिस्तान एंड बानावाली यानी कि हरियाणा की अगर हम बात करें, वहाँ से हमें जो है प्लॉड फील्ड के एविडेंस मिले हैं। अब ये देखो प्लॉ क्या होता है, हल का ना एक टेराकोटा मॉडल यानी कि मिट्टी का बना हुआ मॉडल हमें मिला है चोलिस्तान और बानावाली से। चोलिस्तान और बानावाली का है हरियाणा, वहाँ से मिला है। और प्लॉड फील्ड, प्लॉड मतलब खेत जो पूरा जिसमें बीज बोए हुए हैं, प्लॉड फील्ड जो पूरी खेत, जैसे ये जो फील्ड है इसको प्लॉड फील्ड कहेंगे। दिख रहा है ना मिट्टी में प्लॉइंग हो रखी है, ये हमें मिला कालीबंगन से। कालीबंगन कहाँ था, राजस्थान के अंदर था। और इनका इतना एडवांस स्ट्रक्चर था कि हमने ये देखा कि ये जो खेत है गाइस इनके, इसमें ये एक टाइम पे 2 क्रॉप उगा रहे थे। आज के समय में फार्मर्स को कहा जाता है कि वो मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न करे, एक टाइम पे 2 क्रॉप उगाओ, ये लोग तब कर रहे थे। 2 सेट ऑफ फरोज हमारे को दिखे जो 90 डिग्री के एंगल पे, जैसे आप इस पे देख रहे हो, मीट कर रहे थे। मतलब इस साइड अलग क्रॉप और इस साइड अलग क्रॉप ये उगा सकते थे। तो इतनी एडवांस एग्रीकल्चर टेक्निक्स भी इन लोगों को आती थी। अब एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो भैया पानी की तो ज़रूरत है, इरिगेशन की। तो अगर हम एग्रीगेशन की बात करें तो बहुत सारा एरिया तो इंडस रिवर के पास में था, वहाँ से आप पानी लेके जा सकते थे। बट काफ़ी सारा एरिया ऐसा भी था, जैसे अफगानिस्तान की तरफ है, राजस्थान की तरफ है, गुजरात की तरफ है, वो तो सेमी एरिड एरिया है, वहाँ पे तो बारिश नहीं आती है ज़्यादा। तो उन जगहों के ऊपर इन लोगों ने कनाल तक बना रखा था। हमें लगता है ब्रिटिशर लाए हमारे यहाँ पे केनाल, इन हमारे इंडिया में तब से केनाल हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से प्रेजेंट था। अफगानिस्तान के अंदर एक साइट है शोरतुगई, ठीक है, वहाँ से लेके जो है यहाँ हमारे इंडस रिवर तक का पूरा कनाल बन रखा था, नहर बना रखी थी जहाँ से पानी पहुँचाया जाता था, ठीक है। वेल तो यूज़ होते ही थे इरिगेशन के लिए, कुएँ जो होते हैं। और जो है ढोलावीरा के अंदर हमें यानी कि गुजरात के अंदर में एक वाटर रिजर्वॉयर मिला, जैसे बाउली होती है ना, बाउली वाटर टैंक बना रखे होते हैं, वो भी हमें मिला है। तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, इसे लिखो। चाहे CUET हो, चाहे आपका बोर्ड का पेपर हो, ये 1 मार्कर क्वेश्चन अगर आप मेरे सुनते रहे ना, पेपर ऐसे ही आपका निकल जाएगा 99 मार्क्स से, समझ रहे हो। चलो ये समझ में आ गया। अब जो है आपको इरिगेशन भी पता चल गया। इनफैक्ट ये लोगों का खाना बनाने के तरीके भी हमें पता चले हैं। इनके पास मसाले पीसने के लिए सिलबट्टा यानी कि जैसे हम इंग्लिश में सैडल गन कहते हैं, वो भी होता था। तो ये देखो, ये एक म्यूजियम में रखा हुआ है, ये पत्थर है जिस पे मसाला इस पे रख के पीसा जाता होगा। तो इनके पास सिलबट्टे भी थे। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब इनका रहना सहना खाना पीना पढ़ लिया, अब हम आते हैं मोहनजोदारो पे। हमारा जो हड़प्पा है, हमारा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का हुआ, अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका टॉप नॉच शहर के बारे में। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो हम अपनी कैपिटल सिटी कहेंगे दिल्ली। तो आप इसको इसकी कैपिटल थी नहीं, कैपिटल मैं कह रही हूँ, ठीक, इसको आप मान लो इंडस वैली की कैपिटल। ये सबसे प्रॉस्परस टाउन था यहाँ का। हड़प्पा भी पूरा प्रॉस्परस था और ये भी, ठीक है जी, टक्कर के थे ये, आप मान लो। अब जो ये मोहनजोदारो है, इसके नाम में एक बड़ा ही अलग सा मीनिंग है। इसका मतलब होता है माउंड ऑफ द डेड, ठीक है। ऐसा क्यों है, मतलब कि आप मानो इसका हिंदी में कहूँ तो मतलब लाशों का, या फिर आपका जो कंकाल होते हैं ना, उसका टीला, ठीक है। क्योंकि जब हमने यहाँ मोहनजोदारो में खुदाई करी तो खुदाई करते कंकाल मिले जा रहे, खोपड़े मिल रहे, ये मिल रहा, वो मिल रहा, तो इसलिए इसका नाम रखा गया माउंट ऑफ द डेड। और खाली यही नहीं मिला, और भी बहुत चीज़ें मिली थी, तो वो मैं अब आपको पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी शहर होते थे ना इंडस वैली के, उनमें क्या था, देखो ये है मोहनजोदारो। कभी यूट्यूब पे वीडियोस देखना, ठीक है, बहुत सारे व्लॉग्स वगैरह भी बने होते हैं। अभी तो ये पाकिस्तान में है, ठीक है, तो अभी भी बने हुए हैं, अभी भी आप देख सकते हो, बहुत सारे व्लॉग्स है, देखना कैसा है अभी भी, ठीक है जी। तो ये जो हमारा मोहनजोदारो, अभी यहीं से पढ़ाती हूँ मैं आपको। ये देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का एक अलग सा नाम है। ये सब ईंटों की जो ये जगह बनी हुई है, ये जो है ना, हम जितना भी हमारे टाउन्स होते थे यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होते थे। कोई भी हो, खाली मोहनजोदारो नहीं, हड़प्पा भी। जैसे हमारे यहाँ होता है ना अप टाउन डाउन टाउन, डाउन टाउन अप टाउन हम कहते हैं शहरों को, तो इनके यहाँ पे भी ऐसा था। एक होता था अप टाउन यानी कि अपर टाउन, वो ना छोटा होता था अपर टाउन, ठीक है, और वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी होती थी और चारों तरफ वॉल हो रखी होती थी। इस अप टाउन को ये लोग कहते थे सीटाडेल। क्या कहते थे, सीटाडेल कहते थे। और दूसरा होता था लोअर टाउन, जहाँ पे लोगों के घर बार थे, रेजिडेंशियल एरिया था, मोहल्ला था। अब मोहल्ला जो होता था वो काफ़ी बड़ा होता था, उसकी भी चारों तरफ से दीवारें कर रखी थी, जिससे ये ना हो कि बाहर से कोई आके हमला कर दे। तो सीटाडेल और लोअर टाउन समझ में आ गया। जल्दी लिखो सीटाडेल और लोअर टाउन के बारे में 4 बातें, यहीं लर्न करा दूंगी मैं आपको पूरे चैप्टर, ठीक है। तो मोहनजोदारो, और सिर्फ मोहनजोदारो नहीं, सबका ही ऐसा था। मोहनजोदारो सबसे वेल नोन साइट है हमारी। यहाँ पे सीटाडेल जो है यानी कि जो अपर टाउन है, वो छोटा होता था और हायर होता था, ठीक है। ऑन अ हाइट बिल्ट ऑन अ मड ब्रिक प्लेटफॉर्म, यहाँ की जितनी भी बिल्डिंग थी ना, वो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे बनी थी। ये देखो, ये दिख रही है,
ये देखो आप, आजकल आप देखते हो हमारे घरों की नींव अंदर डलती है ना खुदाई होके, इनकी नींव ऊपर डली हुई थी। ये देख रहे हो, ये एक स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है, ये एक स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है, ये क्या है, मड ब्रिक प्लेटफॉर्म, यानी कि ये प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर बिल्डिंग बनेगी, ऐसा इनका हिसाब था। ठीक है जी। इट वॉज वॉल्ड, पूरा का पूरा इस पर किलाबंदी हो रखी थी, यानी कि वॉल था ये, और ये मोहल्ले वाला जो एरिया था, लोअर टाउन था, उससे सेपरेटेड था। ठीक है, यानी कि पूरा ये किलाबंद था। अगर हम लोअर टाउन की बात करें तो ये बहुत बड़ा था, लार्जर था। कुछ बिल्डिंग्स प्लेटफॉर्म में यहाँ पे भी बनी होती थी बड़ी बड़ी। अब इतने सारा प्लेटफॉर्म बना हुआ देखिए, यानी कि मैं आपको एक बार छोटा सा डायग्राम बना के दिखाती हूँ कि ये सीधा जैसे ज़मीन है तो इस पर यूँ बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, पहले ये एक ज़मीन के ऊपर ऐसा सा प्लेटफॉर्म बनाएंगे एंड फिर ये उसके ऊपर अपना घर बनाएंगे। मे बी बाढ़ से बचने के लिए बनाते थे, किस लिए बनाते थे। तो अब ये प्लेटफॉर्म बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, ईंटें चाहिए, तो कितने लेबर लगती होगी, कितने लोग लगते होंगे। यस, बहुत लोग लगते थे, तब जाके ये बना करते थे। ठीक है जी। तो अब आगे आपको इनका घरों का भी पता चल गया। अब डिटेल में पढ़ते हैं हम लोअर टाउन के बारे में। तो जैसे कि लोअर टाउन में लोग रहते थे, तो लोअर टाउन का आर्किटेक्चर बिल्कुल ही बेहतरीन था। टाउन प्लानिंग हो रखी थी लोअर टाउन में, यानी कि जितने भी लोगों के घर थे, अगर अपने गूगल मैप से अपने घरों को चेक करना तो आपको एक ग्रिड पैटर्न दिखेगा। ग्रिड पैटर्न होता है एक ऐसे दिखेगा आपको, ये ऐसा घर है, ये ऐसा घर है, और इधर से ऐसे दिखेगा, फिर ये ऐसे आपको घर दिखेंगे, पूरा का पूरा ना एक ऐसा स्क्वायर सा पैटर्न दिखता है। तो उस ज़माने में भी ऐसे टाउन प्लानिंग होके घर बने हुए थे। लोगों के घर जो है पूरा की पूरी जो गलियाँ होती थी रेजिडेंशियल, वो 90 डिग्री के एंगल पे मीट कर रही होती थी। हर घर के बराबर में और हर गली में नालियों वाली भी लेन थी, यानी कि देखो ये नाली सी बनी हुई है, ऐसी ये गलियाँ बन रखी थी। पूरा रेजिडेंशियल एरिया जो था वो प्लान करके बनाया गया, यानी कि किसी ने अपना घर कहीं पर भी बना लिया, नहीं, बिल्कुल प्रॉपर प्लान था। ठीक है, एक बार रीड करते हैं प्लान्स ऑफ लोअर टाउन में। हमें पता चला है कि जितनी भी रोड और स्ट्रीट्स थी वो ग्रिड पैटर्न पे थी, 90 डिग्री पे मीट करती थी। जो स्ट्रीट ड्रेन्स थी वो घर के बराबर में पहले बनाई गई थी, यानी कि जब कोई शहर इन्होंने बनाना था तो पहले नालियाँ बनाते थे, फिर लोगों को घर बनाने देते थे। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि जो गंदा पानी है उसकी कहीं जगह ही ना हो। जितना भी डोमेस्टिक वाटर होता था घर का, जितना भी घर का गंदा पानी है, हर घर में नाली बनी थी जो स्ट्रीट की मेन नाली से जुड़ी हुई थी। जैसे आजकल हमारे यहाँ होते हैं ना सीवर बने होते हैं, जहाँ पे सारा गंदा पानी जाता था, इन्हें लोगों के घरों में गंदा पानी पड़ा रहता था। ठीक है, अब यहाँ पे आप लर्न करोगे जो है हड़प्पा का ड्रेनेज सिस्टम। ये हमारे एग्जाम में ना लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर में आता है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है इंग्लिश के अंदर, और ये आप रीड करो और लर्न करना है। दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ ये दिखाती हूँ आपको, ये एक एग्जाम्पल है हमारी हड़प्पा की नाली का। ये देख रहे हो क्या बेहतरीन नालियाँ बना रखी है। कईयों को तो ये ऊपर ऐसे ना ऐसे खुला भी नहीं छोड़ते थे, सैंडस्टोन से कवर कर देते थे और लाइमस्टोन से, कि ये दिखाई ना दे जो कूड़ा पड़ा हुआ है। और ये आप देख रहे हो ये पीछे क्या, ये लोगों के घर है, लोगों के बाथरूम्स है। हर घर के पीछे जो बाथरूम होता था वहाँ पीछे से ये देख रहे हो एक ऐसा पाइप लगा देते थे या जैसे भी, और सारा गंदा पानी यहाँ चला जाता था, बाथरूम का या घर का जितना भी होता था। तो हर घर के पीछे एक ऐसी नाली बनी होती थी। तो सोच लो आप कितने एडवांस लोग थे। हमारे यहाँ अब भी ऐसा नहीं होता है। एवरी हाउस वॉज लिंक टू स्ट्रीट ड्रेन, हर घर जो है स्ट्रीट ड्रेन यानी कि गली वाली नाली से जुड़ा हुआ था। जो मेन ड्रेन्स थी वो बनी हुई थी बड़े बड़े ब्रिक से। फिर एक बड़ा नाला भी होता था जो पूरा का पूरा, जिसमें ईंटें लगी हुई थी, और वो सीमेंटेड था मोटर से। ठीक है, नाला भी बना हुआ था बड़ा सा। ठीक है जी। और बहुत सारी ऐसी नालियाँ थी जिनको लाइमस्टोन से कवर कर रखा था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। हाउस ड्रेन लेड टू अ सम्प और अ सेसपिट। जितनी भी हाउस ड्रेन्स होती थी यानी कि घर की जितनी भी नालियाँ होती थी वो एक बड़े गड्ढे में वहाँ पे कचरा जमा हो जाता था। जैसे आपके यहाँ नहीं होता, नालियाँ आती है, नाली से बड़े नालों में जुड़ जाती है नालियाँ, और वहाँ नाले के अंदर बहुत सारा कूड़ा जमा हो जाता है। ठीक है, सॉलिड वेस्ट वहाँ सेटल होता था और लगातार उन नालों की सफाई होती रहती थी। कई जगह तो हमें ऐसे मिली है जहाँ हमें बड़े बड़े नालों के पास में कूड़े की ढेरी भी मिली है, मतलब दिख रहा है कि यहाँ पे कूड़े की ढेरी रखी हुई होगी, मतलब कि यहाँ पे भी ऐसा ही था। लोग कूड़ा बाहर निकाल के नाले वाले जैसे सफाई करते थे ना, वो वहीं छोड़ देते थे। तो ये देखो, सैंड हीप्स फाउंड नियर ड्रेन शो डेब्रिस, यानी कि सफाई के बाद बचा हुआ कचरा या मलबा जो है वो हमेशा हटाया नहीं जाता था। तो जब नाले की सफाई होती थी और देखा नाले के बराबर में कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं, तो इनके यहाँ पे भी ऐसा कुछ होता था। तो ये लर्न करो आप लोग कि क्या इनका पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम था। अब ड्रेनेज सिस्टम खत्म हो गया। अब अगर हम बात करें स्मॉल सेटलमेंट्स में, यानी कि तो मैंने मोहनजोदारो की बात बताई ना, बड़े बड़े शहरों की। अगर छोटे सेटलमेंट की बात करें तो वहाँ पे भी नालियाँ होती थी। ऐसा नहीं है खाली मोहनजोदारो में नालियाँ थी, हर एक सिटीज़ के अंदर। इवन लोथल जो एक बहुत छोटी सी सिटी है यहाँ की, वहाँ पे भी था। लोथल के जितने भी घर थे वो मड ब्रिक के बने हुए थे, यानी कि मिट्टी की ईंटों के बने हुए थे। और बट जो इनकी नालियाँ थी वो इन्होंने बर्न ब्रिक की बना रखी थी। तो ये 1 मार्कर के लिए आप याद रखना।
अब आता है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, इन लोगों का घरों का स्टाइल। तो ये देख रहे हो, इस टाइप का इनके घरों के स्टाइल होते थे। कई लोगों के घर 2 मंजिल के भी होते थे, कई लोगों का 1 मंजिल के। अब सबसे बड़ी चीज़ जो थी इनके घरों की कि इन लोगों को प्राइवेसी बहुत पसंद थी। तो इन लोगों का घर कैसा होता था, एक सेंटर में एक कोर्टयार्ड होता था, यानी कि बीच में एक ही आंगन है या वरांडा आप कहो, और पूरे घर में चारों तरफ इन लोगों के कमरे होते थे। ठीक है जी। अब जो इनका ये कोर्टयार्ड है, वहाँ पे ये खाना भी बनाते थे, वीविंग भी करते थे, और हॉट और ड्राई वेदर में यानी कि यहीं पे बैठा करते थे, अपना सब लोग घर के आंगन में बैठा करते थे। ये प्राइवेसी के लिए बहुत कंसर्न थे, यानी कि इन्हें प्राइवेसी बहुत पसंद थी। तो अगर कोई मेहमान इनके घर में आता था तो उसे ये आंगन में बिठाते थे, और इनके घर का जो आंगन है वहाँ से इनके किसी भी कमरे का व्यू नहीं दिखता था। यानी कि अगर आप अपने बेडरूम में बैठे हो तो आपके ड्राइंग रूम में बैठे हुए मेहमान आपको नहीं देख सकते हैं, आपके वरांडे में बैठे हुए मेहमान आपको नहीं देख सकते हो, तुम बहाना बना सकते हो कि तुम घर पे नहीं हो। ठीक है जी, उन्हें तुम नहीं देखने वाली हो। ठीक है। नो विंडोज ऑन द ग्राउंड फ्लोर, इन्हें इतनी प्राइवेसी पसंद थी कि ग्राउंड फ्लोर में कोई विंडो भी नहीं होती थी, विंडो होती भी थी तो जिसका दूसरी मंजिल पे विंडो बनाया करते थे। ये मेन एंट्रेंस जो थी, जैसे ये घर का मेन डोर है, ये दिखाती हूँ यहाँ से, देखो ये मेन डोर है ना घर में जाने का, तो इस मेन डोर से घर के अंदर का कोई पार्ट नहीं दिखता था कि मेन डोर से आपको घर नहीं दिखाई देगा, नहीं, बिल्कुल। ईच हाउस हैड अ बाथरूम, बाथरूम हर घर में होता था, और बाथरूम का एक्सेस भी उस वरांडा में से हो जाता था, यानी कि कोई तुम अटैच बाथरूम नहीं थे, बाहर बने होते थे। तो कोई आपके बेडरूम में से निकल के नहीं जाएगा वॉशरूम यूज़ करने के लिए, बाहर ही बने होते थे। इनफैक्ट जो है वेल, कुआं भी जो होता था घर का, वो भी आंगन में से ही एक कमरे में जाके होता था। किसी को भी आपके बेडरूम्स में जाने की जरूरत नहीं है, वरांडा जो है उसी के आसपास से सारी जगह निकल रही थी। कुछ घरों में हमें स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियाँ भी मिली, मतलब वहाँ पे 2nd फ्लोर थे। और जो है मोहनजोदारो के अंदर हर घर में एक कुआं होता था, 700 कुएं हमें जो है एविडेंस मिले हैं। तो ये डोमेस्टिक आर्किटेक्चर समझ में आ गया। अब हम आते हैं सीटाडेल के ऊपर। किसके सीटाडेल के ऊपर? सबसे बढ़िया सीटाडेल, सबसे बढ़िया अपर टाउन के ऊपर जो है हमारा मोहनजोदारो का। ये फोटो देख रहे हो, ये है मोहनजोदारो का सीटाडेल। ये देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं पैलेस, माउंड, स्टूपा एरिया। ठीक है। ये देखो, ये जो ये स्ट्रक्चर है, अभी मैं आपको इधर मैप पे दिखाऊंगी। ये तो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर हमें मिले हैं हमारे मोहनजोदारो में। ऐसा हुआ करता था शायद यहाँ पे कि ये जो आपको ईंटों का ढांचा दिख रहा है ना, इसके ऊपर वुड से ढांचे बनाए गए हों। अब वुड तो नहीं बचेगी इतने समय के अंदर, ईंटों का ढांचा बच गया है। ये देखो आप, ये है पूरा का पूरा मैप हमारे सीटाडेल का। ये देख लो स्तूपा एरिया जो लिखा है, ये कौन सा है स्तूपा एरिया? ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, ये स्तूपा, हम बुद्धिस्ट स्तूपाज होते हैं, ऐसा सा इसका नाम, हम, ये स्तूपा नहीं था, हमने इसका नाम रखा है कि शायद ये स्तूपा हो सकता है, या एक ऐसा दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, इसलिए हमने इसका नाम स्तूपा एरिया रखा है। ये देखो आप, यहाँ पे मैं मैप में आपको दिखाती हूँ ग्रेट बाथ, इसकी अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसा था ये ग्रेट बाथ। ठीक है। और ये देख रहे हो, ये पूरा का पूरा एरिया जो था ये है हमारे सीटाडेल का, ये पूरा यहाँ पे पूरा वॉल्ड था। ठीक है जी। ये देखो, ये स्तूपा एरिया हो गया, ये एक कॉलेज वाला एरिया, ये ग्रेट कोर्टयार्ड। ठीक है जी। और एक और जगह है ग्रेनरी जहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो ये वेयर हाउस है। ये अलग अलग जगहें हमने मार्क कर रखी है हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने। ठीक है जी। चलो अब हम पढ़ते हैं हमारे सीटाडेल के एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं ग्रेट बाथ के बारे में। एक स्ट्रक्चर और मिला था हमें हमारे सीटाडेल से जिसे कहते हैं ग्रेनरी। ग्रेनरी मतलब क्या हुआ, जहाँ अनाज स्टोर करके रखा जाता था। उसको देख के हमने लगाया पता कि शायद यहाँ पे अनाज रखते हों। ठीक है जी। ये देखो, ग्रेनरी या वेयर हाउस कुछ भी कह सकते हो। वेयर हाउस एक मैसिव स्ट्रक्चर हमें मिला है जिसका लोअर ब्रिक पोर्शन, यानी कि जो ईंटों का ढांचा है वो तो हमारे पास अभी भी प्रेजेंट है, अपर पोर्शन शायद उसका अब खराब हो गया हो। अब अगर बात करें हम, ये है हमारा सीटाडेल का पूरा ग्रेट बाथ। ये देखो, ये पूरा एक टैंक है, पूरे टैंक के अंदर ईंटों की पूरी लाइनिंग हो रखी है, यानी कि ये फुल पैक था, पानी यहाँ पे जाता था तो वो बाहर नहीं निकलेगा। दोनों तरफ से सीढ़ियाँ हैं और इसके आसपास में बहुत कमरे बन रखे थे, छोटे छोटे बाथरूम्स बन रखे थे। तो एक बार पढ़ लेते हैं हमारे ग्रेट बाथ के बारे में। ग्रेट बाथ पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में। तो ग्रेट बाथ क्या था, एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था जो कोर्टयार्ड के अंदर बना हुआ था, यानी कि खुली सी जगह थी, वहाँ पे ये बना हुआ था। सराउंडेड बाय कॉरिडोर्स ऑन ऑल फोर साइड, चारों तरफ इसके कॉरिडोर्स थे। 2 स्टेप्स थे, यानी कि 2 सीढ़ियाँ थी, नॉर्थ साइड से भी आप एंटर कर सकते हो, साउथ से भी। टैंक वाटर टाइट था, यानी कि पानी को रोकने के लिए बन रखा था। पूरी इस पे जो है जिप्सम का जो है पूरा सीमेंट हो रखा था। ठीक है। रूम्स वर बिल्ट ऑन 3 साइड, यानी कि जो ये टैंक था इसके आसपास में 3 साइड पे कमरे बन रखे थे और उन कमरों में जो है कुएं भी थे। ठीक है। वाटर फ्रॉम द टैंक, यानी कि इस टैंक का जितना भी पानी था ये बिल्डिंग के बाहर एक जगह थी, वहाँ पे जो है गंदा पानी उसको निकाल दिया जाता था। दिस बिल्डिंग टू द नॉर्थ अक्रॉस अ लेन, यानी कि इसके नॉर्थ साइड में एक गली थी
और उस गली में पीछे जो है गाइस 8 बाथरूम बने हुए थे, 4 ऑन ईच साइड। हर बाथरूम के अंदर भी नाली थी जो मेन कॉरिडोर ड्रेन से जो है कनेक्टेड थी। यानी कि ये सब पढ़ के हमें ये पता चला कि इन्हें नहाना यहाँ हो रखा है। मतलब ये जो जगह थी कोई स्पिरिचुअल बात के लिए यूज़ होती होगी, कि जब कोई इनका फेस्टिवल होता होगा तब के लिए, कि पीछे बाथरूम्स भी थे, वहाँ से थोड़ा सा लोग नहा गया, नहाने बात करने के बाद भी तो आप थोड़ा सा नहाते हो ना पीछे जाके, तो काफ़ी सारे बाथरूम्स बने हुए थे और सब में नालियाँ बनी हुई थी। तो शायद ये जो जगह थी ये किसी स्पिरिचुअल या धार्मिक जगह थी ये, जहाँ पे स्पिरिचुअल पर्पस के बात हुआ करते थे, ग्रेट बात। ठीक है जी, अब आते हैं गाइस हम अपने चैप्टर को और इन डेप्थ स्टडी करेंगे। अब आप इनके बारे में सब जान चुके हो कि ये लोगों के घर कैसे थी, नाली बढ़िया बनाते थे और प्लान्ड आर्किटेक्चर था इनका, कैसे इनके आर्किटेक्ट्स बैठ के मतलब इनके नक्शे बनाते थे शहरों के, तब इनके शहर बनते थे। ईंटें भी अगर मैं आपको बोलूँ ना, इनके हर एक ईंट का साइज़ भी इक्वल होता था, यानी कि कोई ईंट किसी साइज़ के कोई ईंट इसी साइज़ के नहीं, हर ईंट का साइज़ भी इनका इक्वल होता था। तो इतने प्लानिंग से ये लोग रहते थे। अब आपको समझ में आ गया। अब हम जानेंगे इनको इन डेप्थ, यानी कि क्या इनमें अमीरी गरीबी का फ़र्क था या नहीं था। तो टॉपिक 4 पे आते हैं जिसका नाम है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। मतलब अमीरी गरीबी का फ़र्क, हाई क्लास, रिच क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, क्या ये सब यहाँ पे था या फिर नहीं था। तो अब ये कैसे पता लगाएं? हम कोई डोरेमोन लेके टाइम मशीन से तो जा नहीं सकते पीछे, क्यों उनसे जाके पूछे हाँ तुम अमीर थे, तुम नहीं थे, तुम्हारी क्या इनकम थी, ये सब तो हो नहीं सकता। तो इसलिए हमारे आर्कियोलॉजिस्ट बड़े चालू होते हैं, ये ना कब्रें खोद डालते हैं पता लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे इजिप्ट में हमने देखा था ना कि फेरोआस जो होते थे उनके साथ रॉयल बरियल यानी कि क्या बड़ा बड़ा खजाना रखा जाता था। तो हम जो है क्या करते थे, ये लोग जो यहाँ हड़प्पा के अंदर भी ना कब्र बनी हुई थी, यानी कि जो है बॉडी को जो है दफनाया जाता था बहुत सारी। तो इन्होंने चेक करा कि क्या कोई महंगी महंगी आइटम रखी है और कईयों में महंगी और कईयों में कुछ भी ना रखा हो, तो उससे पता चल जाता है। तो सबसे पहले हमने देखा और चेक करा, यहाँ पे हमें कोई रॉयल बरियल नहीं मिले। जैसे इजिप्ट में राजा महाराजाओं के बरियल मिले, नहीं मिले यहाँ पे। और ऐसा भी सोचा जाता है कि शायद यहाँ हड़प्पा में डेमोक्रेसी थी, कोई राजा था ही नहीं। तो सोच लो क्या लेवल का एडवांसमेंट है। हमें लगता है हमने डेमोक्रेसी कितनी मुश्किल से हासिल करी है। वो 10th में आप चैप्टर पढ़ के आए हो, नेशनलिज्म इन यूरोप, फ्रांस वालों ने डेमोक्रेसी लाए और फिर हम लाए अभी ब्रिटिशर्स से आज़ादी के बाद। ये हमें सुनने में मिलता है कि हड़प्पा में तब से डेमोक्रेसी थी। ठीक है, चलो। तो डेड जो थे यानी कि जो मरे हुए लोग होते थे उनको बरी करा जाता था पिट्स में, यानी कि गड्ढों में। सम पिट्स वर लाइंड विद द ईंटें। तो कुछ बेड जो आप कह सकते हो कि जो गड्ढे होते थे वो तो नॉर्मल एक गड्ढा करा हुआ है, कुछ को जो है अंदर ईंटों से लाइन कर रखा था। ये हमें डिफरेंस पता चला है। तो मे बी जो थोड़े अमीर वाले लोग होते हैं वो थोड़ा सा अपने जो है प्रियजन के लिए उसके अंदर ईंट लगवा देते होंगे। ठीक है, दीज डिफरेंसेस शोज दैट हाँ सामाजिक अंदर तो इनके यहाँ पे थे, बट पक्का नहीं कह सकते हम कि ऐसा था। कुछ ग्रेव के अंदर से हमें बर्तन मिले हैं पॉटरी के, और कुछ के अंदर से हमें ऑर्नामेंट्स मिले हैं, यानी कि ज्वेलरी वगैरह मिले हैं। तो शायद ये लोग बिलीव करते हो आफ्टर लाइफ में काम आएंगी। ठीक है, एक जो सबसे डिस्टिंक्टिव जो ग्रेव हमारे को मिली थी उसमें जो स्केलेटन था, यानी कि उसमें जो कंकाल था, उसके गले के अंदर 1980 में मिली थी। ये 3 शेल रिंग थे जैस्पर के बीड के, यानी कि एक नेकलेस था उसमें 3 शेल के रिंग थे, जैस्पर के बीड्स थे और बहुत सारे माइक्रो बीड्स थे। तो ये गहना सा उन्होंने पहन रखा था। तो ये आप याद रखना, 1 मार्कर में बार बार पूछते रहते हैं CBSE वाले। और कुछ ग्रेव्स के अंदर में, यानी कि आपको मोस्ट ऑफ द ग्रेव्स में ये कॉपर मिरर रखा हुआ था। तो मे बी इनका कुछ ये स्पिरिचुअल पर्पस के लिए ये कुछ होता हो इनका बिलीव, ये कॉपर का मिरर रखा हुआ था। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये लोग प्रेशियस आइटम को जो है दफनाते नहीं थे डेड के साथ में। तो बरियल से हम नहीं कह सकते अमीरी गरीबी का फ़र्क था। दूसरा क्या होता है हमारा पता लगाना अमीरी गरीबी के फ़र्क को, वो आता है टॉपिक 4.2 लुकिंग फॉर लग्जरी। अगर आप मेरे चैप्टर पढ़ रहे हो ना मेरी वीडियो से, तो NCERT खोलोगे तो मैं NCERT ईजी पीजी लगेगी, क्योंकि एक एक लाइन है मैं आपको करा रही हूँ, विद टॉपिक करा रही हूँ। लग्जरी क्या होती है वो चेक करते हैं कि यार ये देखो कि लग्जरी आइटम ज़्यादा जहाँ से मिल रहे हैं, मतलब यहाँ अमीर लोग रहते हैं, और जहाँ से बेसिक आइटम मिल रहे हैं वहाँ जो है नॉर्मल लोग रहते होंगे। अब लग्जरी बेसिक का कैसे हम करें, जैसे आज के ज़माने में अगर बात करूँ तो बेसिक आइटम क्या है, टूथपेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, कपड़े शपड़े हो गए, हमारे बर्तन हो गए। ये लग्जरी आइटम नहीं है, ये हमारी बेसिक आइटम है। लग्जरी में क्या आ जाएगा हमारा, जैसे कोई किसी के घर में बहुत सारे सोने हीरे के गहने पड़े हुए हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बड़ी परफ्यूम्स की बॉटल हो गई, महंगी महंगी डिज़ाइनर बैग्स हो गए, इन्हें हम लग्जरी आज के समय की कहेंगे। उस ज़माने में क्या डिफरेंस होता था, जैसे जिन लोगों के घरों में से ना मटकों के अंदर छुपा हुआ सोना मिला तो वो लग्जरी आइटम थी। छोटे छोटे परफ्यूम की बॉटल्स मिली उस ज़माने में, वो लग्जरी आइटम थी। तो ये पता लगाया कि क्या जो चीज़ें हर जगह थी वो बेसिक थी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के पास तरीका होता है डिफरेंसेस पता लगाने का सोसाइटी में अमीरी गरीबी का। यूटिलिटेरियन मतलब डेली यूज़ की चीज़ें, और लग्जरी में डिफ्रेंशिएट करना। तो हमारे हड़प्पा वाले लोगों की यूटिलिटेरियन आइटम कौन सी थी, लिखो जल्दी कमेंट सेक्शन में।
कर्न्स यानी कि सिलबट्टा सबके घर में मिलता था, पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तन, नीडल्स यानी कि जिससे ये लोग सिलाई कढ़ाई करते थे, फ्लैश रबर्स यानी कि लूफा जो होते हैं ना जिससे नहाते हैं हम, बॉडी स्क्रबर्स वो होते थे, ये सबके घर में मिलते थे। लग्जरी आइटम अगर हम कीमती चीज़ों की बात करें तो कीमती चीज़ों में एक होता था फ्योन्स का बना हुआ एक पॉट। फ्योन्स था एक इनका, एक आ सकते हो आप, एक मटेरियल होता था जिसको बहुत मुश्किल से ये लोग बनाते थे, सिलिका में कलर और गम डाल के और फिर उसे फायर करके ये वो बनाया करते थे। ग्रीनिश से कलर का अगर आप अभी देखोगे तो आपको दिखेगा फ्योन्स। तो ये बना के इसकी छोटी छोटी जो है बॉटल्स होती थी और उसमें लोग परफ्यूम रखते थे, ये इनका लग्जरी था। समटाइम्स जो है हमारे को रेयर मेटल, जैसे कि आप कहो कि अब ये फ्योन्स हमें पता चला कि यार ये रेयर आइटम है, इसमें ये लोग इतनी मुश्किल से, क्योंकि फ्योन्स बनता है, अब किसी चीज़ को बनाने का तरीका मुश्किल है तो वो महंगी होगी। फिर हमने देखा कि यार इनके यहाँ पे कहीं सुइयाँ, सुई तो सबके घर में होती थी, वो भी फ्योन्स की बनी हुई थी, स्पिंडल होल्स की जो होती है सुई, यानी कि जो चरखा वगैरह होता है ना उनमें जो सुइयाँ लगी होती है वो भी फ्योन्स की बनी हुई थी। तो यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट कन्फ्यूज़ हो गए कि भैया कहीं तो इन्होंने ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ बहुत रेयर है और कहीं सबके घरों की सुइयाँ भी फ्योन्स से बनी हुई है, तो यहाँ पर हमारा कन्फ्यूजन हो गया था। अदरवाइज़ हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी हमारी जो लग्जूरियस आइटम थी वो हमें मोहनजोदारो और हड़प्पा से ही मिली। अमीर लोग तो ज़्यादा यहीं रहते थे, इन लोगों के घरों में ना ये लोग क्या करते थे, होर्ड्स कहते हैं, जैसे आप यहाँ लॉकर में आप सोना छुपा के रखते हो, ये कैसे मटके से होते थे, उसमें ये लोग अपना जो है सोना छुपा कर रखा करते थे। जितनी भी महंगी आइटम मिले, जैसे फ्योन्स के पॉट हो गए, परफ्यूम वाले, सोने के घड़े हो गए, ये सब हमारे को जो है हड़प्पा और मोहनजोदारो से ही मिले हैं। ये कालीबंगन, लोथल ऐसी छोटी छोटी सेटलमेंट में हमें ये नहीं मिले। ये देखो ये है फ्योन्स का पॉट। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, फाइंडिंग अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन। ये देख रहे हो मोतियों की माला, और मैंने आपको कहा कि स्केलेटन ने भी पहनी हुई थी, तो इन्हें मोतियाँ पहनने का बहुत शौक था। तो खाली आर्कियोलॉजिस्ट ने ये नहीं कहा कि एग्रीकल्चर करते थे, इन्हें सुंदर देखने का भी बहुत शौक था, गहने वहने ये पहनते थे। तो क्राफ्ट बहुत ज़्यादा होता था हमारा मोहनजोदारो के अंदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है हमारी जिसका नाम है छनदरो। ये बहुत छोटी सी है, 1 मार्क के क्वेश्चन में आएगा, लिखो। सिर्फ 7 हेक्टेयर की है, अगर मोहनजोदारो की बात करो तो 125 हेक्टेयर की है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। बीड बनाना यानी कि छोटे छोटे मोती बनाना, शेल्स को कट करना, मेटल वर्क करना, सील बनाना, वेट यानी कि जो बाट होते हैं ना जिससे तो तराजू में रखे जाते हैं, सब काम यहाँ छनेदरों में होता था। अब हम धीरे धीरे सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं हम छोटे छोटे मोतियों पे, मन के। ब्रिक्स बीड्स बोन है ना, तो ब्रिक्स सब पढ़ चुके हो, घर बने थे ना ब्रिक्स, वो सब हो गया। अब हम आते हैं बीड्स के ऊपर। बीड्स की अगर हम बात करें तो अलग अलग चीज़ों से बीड्स बने होते थे इनके। कार्नेलियन स्टोन, लाल रंग का एक पत्थर होता है कार्नेलियन, मन करा टाइम हुआ तो ज़रूर एक फ़ोटो लगा दूंगी, ठीक है जी। जैस्पर, क्रिस्टल, कार्ड्स, स्टीएटाइट, वो जो सॉफ्ट पत्थर ग्रीन वाला, मैंने आपको बताया ना क्ले, सॉरी ग्रीन वाला नहीं, क्ले से जो बनता था। कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, इन सब के बीड ये लोग बनाते थे, मोती ये लोग बनाते थे। शेल के, फ्योन्स के और टेराकोटा यानी कि पकी हुई मिट्टी के भी ये लोग बीड्स बनाते थे। सम बीड्स वर मेड बाय, यानी कि कुछ मोती तो ये एक दूसरे के साथ यूँ ज्वाइन करके बना देते थे, ठीक है। कुछ को जो है बीच में गोल्ड की कैप लगा देते कि ये बीड है, गोल्ड की कैप लगाई, फिर बीड लगाया, फिर गोल्ड की कैप लगाई, ऐसे माला बनाते थे भाई साहब। ये अलग अलग शेप्स के भी इनके पास बीड्स होते थे, कुछ डिस्क शेप के, ये जैसे डिस्क होती है ना, कुछ सिलेंडर शेप के, ऐसे सिलेंडर सी शेप के, कुछ स्फेरिकल हो गए, बैरल, बैरल मतलब होता है ये ऐसा गाइस, बैरल होता है ना जैसे ड्रम सा जो होता है उस शेप के, कुछ सेगमेंटेड हो गए ऐसे सेगमेंट्स वाले, अलग अलग शेप के ये बीड्स बनाते थे। बीड्स के ऊपर नक्काशी भी कर दिया करते थे और इंसेशन यानी कि एनग्रेविंग भी कर दिया करते थे, छोटे छोटे मोतियों के ऊपर लिख भी दिया करते थे। ये इतनी सुंदर इनके पास टेक्निक्स थी। ये देखो बैरल शेप दिख रहा है, ये देखो देख रहे हो, ये रहा बैरल शेप, और इस पर भी कुछ कुछ बना हुआ है। खतरनाक लोग थे भाई साहब ये, ठीक है। चलो अब इनकी टेक्निक्स क्या क्या थी, कैसे ये लोग बनाते थे। ये देखो ये ड्रिल मिली है जिससे ये लोग नक्काशी वगैरह करते होंगे। तो बहुत सारे ऐसे पत्थर थे सॉफ्ट स्टोन के बने हुए थे जो स्टीएटाइट के बने हुए थे। स्टीएटाइट होती है छोटी सी मिट्टी सी होती है, एक मिट्टी टाइप की होती है, उसके बहुत सारे मोती बने हुए थे। तो ये कुछ पाउडर फॉर्म से लेके इनके बीड्स बनाते थे, बट ना कुछ कुछ ये माइक्रो बीड्स बनाते थे, यानी कि बहुत छोटे छोटे बीड्स। तो आज तक आर्कियोलॉजिस्ट को समझ में नहीं आया कि इन्होंने मिट्टी से माइक्रो बीड्स कैसे बनाए थे। नाउ कार्नेलियन, कार्नेलियन एक जो लाल पत्थर मैंने आपको बताया उसको बनाने का प्रोसीजर भी बहुत मुश्किल था। रेड कलर जो आता था कार्नेलियन का, वो येलो रॉ कार्नेलियन को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर जो है पूरा उसको आप कह सकते हो जला के, फिर उसको शेप दे के, फिर उसको एक और शेप दे के, फिर उसको दोबारा पीस कर, फिर उसकी पॉलिश और ड्रिलिंग करके कार्नेलियन के बीड्स बनाए जाते थे। तो इतना ज़्यादा इनके यहाँ पे काम चलता था।
स्पेशल ड्रिल्स, जैसे ये देख रहे हो, ये हमें कहाँ पे मिली है, 1 मार्कर में लिखो, ऐसे एग्जाम में आ जाएगा ड्रिल कहाँ मिली थी, तो छनोदरों में, लोथल में, ढोलावीरा में हमें ड्रिल मिली है। अब स्पेशलाइज सेंटर्स हुआ करते थे, यानी कि मशहूर शहर, जैसे हम कहते हैं ना हमारे यहाँ पे अलग अलग, कलकत्ता के आप कहते हो कि बहुत सारे वहाँ पे ज्वेलर्स बहुत मशहूर है, कोई हमारे यहाँ इंडिया की जगह खाने पीने के लिए बहुत मशहूर है, ऐसे ही इनके यहाँ पे नागेश्वर और बालाकोट ये दोनों कोस्ट के पास में हैं, यानी कि समुद्र के पास में है। तो यहाँ के जो शेल ऑब्जेक्ट्स थे ये बहुत फेमस थे। यहाँ पे शेल की बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाई जाती थी, शेल के कंगन, लैडल्स बनाए जाते थे, ये सब बनाया जाता था। जो छनोदरो और लोथल है ये फिनिश्ड बीड्स बनाते थे, यानी कि ये बीड्स को पूरा फिनिश करके बनाते थे और फिर उनको बेचा करते थे और भेजा करते थे मोहनजोदारो और हड़प्पा में। और ऐसा नहीं है कि मोहनजोदारो और हड़प्पा में सेंटर नहीं था, वहाँ पे भी हमें जगह मिली है जहाँ बीड वगैरह बनाए जाते थे। नाउ टॉपिक 5.1 पे आते हैं, फाइंडिंग अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब भाई इतनी बातें कहाँ से पता चल रही है ना आर्कियोलॉजिस्ट को कि छनोदरों में बीड बनते थे, नागेश्वर बालाकोट में शेल मेकिंग होती थी, ये कार्नेलियन का ये होता था, ये होता था। इन्हें कौन बता रहा है आके? तो ये पता लगाते हैं, इन्हें कोई बताता नहीं है। कैसे पता लगाते हैं? जब हमने खुदाई करी तो हम जगह पे, जैसे एक शहर है वहाँ पे खुदाई हुई तो देखा यार यहाँ पे तो ना कुछ छोटे छोटा रॉ मटेरियल जैसे वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तुम अगर क्राफ्ट करते हो तो पेपर के कुछ टुकड़े बच जाते हैं, तुम स्पार्कल छिड़ा करे हो, अपना एक कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड तुमने बनाया तो कुछ स्पार्कल की छीटे वीटे तो इधर उधर गिर जाएंगी ना। तुम कोई बीड्स लगा रहे हो तो एक बीड तो जो है ऐसे रोल पोलो के नीचे गिर जाएगा, पड़ा रह जाएगा वहाँ पे। ऐसा ही हमने यहाँ पे देखा कि जो वेस्ट मटेरियल हमें जहाँ पे मिला, जो हमें लगा कि ये बीड्स वाला है, उससे हमने पता लगाया। ठीक है, चलो। तो प्रोडक्शन सेंटर्स को ढूंढने का एक ही तरीका होता है, रॉ मटेरियल, यानी कि पत्थर के छोटे टुकड़े हो गए, कोई सिप्पी मिल गई पड़ी हुई, तांबे की इधर उधर पड़ी हुई जो है छोटे छोटे, आर्कियोलॉजिस्ट को पास मैग्नीफाइंग ग्लास होता है और पूरा पता लगा लेते हैं कितना सा भी पीस पड़ा हो तो ब्रश लेके बैठे रहते हैं ज़मीन पर, ढूंढते रहते हैं। ठीक है, तो हमें वहाँ से पता चला। ठीक है जी, रिजेक्टेड या वेस्ट मटेरियल या फिर जहाँ पे पूरा का पूरा क्राफ्ट सेंटर में कोई बीड की पूरी माला पड़ी हुई है, इस सब से हम पता लगा लेते हैं। जैसे कि शेल को काटते समय, स्टोन को काटते समय जो बचे हुए टुकड़े थे उससे। वैसे तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा ना मतलब किफ़ायती टाइप के लोग थे, जो कुछ बचे हुए पीसेस भी होते थे उनको भी ये यूज़ कर लेते थे, वेस्ट ज़्यादा छोड़ते नहीं थे। बट फिर भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट बहुत चालू हैं, उन्होंने पता लगा लिया है। कुछ स्पेशल सेंटर्स हमारे को मोहनजोदारो और हड़प्पा में भी मिले हैं। बस गाइस, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 6 टॉपिक पे, स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल। अब ये लोग कहाँ से सुंदर सुंदर पत्थर मोतियाँ बनाने के लिए लाते थे? मैंने कहा ना कार्नेलियन इनके पास था, वो कहाँ से आता था, कहाँ से ये लोग लेकर आते थे? ठीक है, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे। क्ले से लेकर हर मेटल का, सोना हो, उस सब के ये बनाते थे। सोना पता है कहाँ से आता था? वही KGF की गोल्ड माइन से, वहाँ से सोना मंगाते थे ये भाई साहब। तो यही चीज़ें अब आपको पढ़ने, कहाँ से ये लोग पत्थर वगैरह मंगवाते थे, रेयर मेटल्स मंगाते थे। तो इनके पास बुला कार्ट भी थी। ठीक है, रिवर रूट्स भी ये जानते थे, क्योंकि बोट्स हैं हमारे यहाँ हड़प्पा में। बोट हमें मिली नहीं है, बट जो सील देखिए ना आपने, सील पे बोट बनी हुई है। इनफैक्ट शिप भी इनके पास थे, मतलब ये समुद्री जो है रास्तों पे भी जाया करते थे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, दूसरे कंट्रीज से भी जाके ट्रेड करते थे ये लोग, क्योंकि हमें उनका भी एविडेंस मिला है। तो हड़प्पा जो है, यानी कि हमारे पूरे इंडस वैली के लोग नागेश्वर और बालाकोट से शेल लाते थे। लिखते रहो, जल्दी लिस्ट बनाओ कहाँ से क्या लाते थे। शोरतुगई कहाँ है? अफगानिस्तान की एक साइट है, यहाँ से लैपिस लजुली, एक नीले रंग का पत्थर, आज भी अफगानिस्तान का बहुत फेमस पत्थर है ये वहाँ से लाते थे। लोथल जो है कार्नेलियन की सोर्सेस के पास में था, वो वहाँ से आता था। गुजरात से जो है आप कह सकते हो ये लोग, और राजस्थान से स्टीएटाइट, वो जो मिट्टी होती है ना, वो लाते थे। मेटल फ्रॉम आता था गुजरात, ये राजस्थान, गलत बोल दिया। अब जो राजस्थान है वहाँ का खेतरी रीजन है, खेतरी माइंस पढ़ी है ना हमने ज्योग्राफी में कई बार। तो राजस्थान का जो ये खेतरी रीजन है, यहाँ से लोग कॉपर लाते थे। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे एक अलग कम्युनिटी थी जिनका नाम है गानेश्वर जोधपुर, और इनसे ये लोग कॉपर जो है ख़रीदा करते थे। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ गानेश्वर जोधपुर पे हड़प्पा की कुछ आइटम्स मिली है, तो मे बी ये लोग उन्हें कुछ सामान देते हो और वहाँ से जो है कॉपर जो है वो ख़रीदते हो, या आप कह सकते हो ये हमें पूरा एविडेंस इसका मिला है। और साउथ इंडिया से आता था गोल्ड। सोना कहाँ से आता था हमारा? वही KGF वाली जो गोल्ड माइन है ना, वहाँ से आता था। तो ये तो लोकल बात हो गई, आसपास में इंडिया में से ही ऐसे ही लोग जो है पत्थर वगैरह लाते थे। कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स भी हैं, यानी कि बाहर के देशों से, उस ज़माने में बाहर के देशों से भी हमारे ट्रेड लिंक्स थे। क्योंकि जो है हमें ये पता चला है फ्रॉम द कॉपर, जो हमें लगता है कि हम लेते थे ओमान से भी, तो इस एरिया में कॉपर नहीं था, तो यहाँ तो हम राजस्थान से ख़रीदते थे या फिर हम कॉपर लाते थे ओमान से। हमें कैसे पता चला? क्योंकि जो कॉपर है ओमान के अंदर,
और जो हड़प्पा के अंदर उसका जो निकल है वो सेम है। तो टेस्ट करके हमें ये पता चला। और इनफैक्ट ओमान के अंदर हमें बड़े बड़े हड़प्पा के जार्स मिले हैं जिनको ब्लैक क्ले से, ये देख रहे हो, उसको जो है कोट कर रखा है। इसका मतलब ये है कि कुछ इनके अंदर डाल के जार के अंदर हम वहाँ भेजते थे और बदले में उनसे कॉपर खरीदते थे। ऐसा बार्टर ट्रेड होता था। मे बी जो है इसके ऊपर ये जो पूरा का पूरा जो है लेयर लगाई जाती थी काली मिट्टी की, वो इसलिए थी कि अंदर का जो लिक्विड है वो रिस्क कर बाहर ना आए। दीज जार माइट हैव कैरिड गुड एक्सचेंज फॉर ओमानी कॉपर। तो ओमान से कॉपर खरीदते थे हम इन जार्स में जो अंदर सामान रखते थे उससे। अब ये देख लो ये फ़ोटो, खाली हमारा ट्रेड लिंक ओमान से ही नहीं था, हमारा ट्रेड लिंक जो है गाइस वो मेसोपोटामिया से भी था। ये देखो, ये मेलुआ देख रहे हो, ये है हम इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये हड़प्पा दिख गया, ये हम है मेलुआ। ये रहा मेसोपोटामिया जिसके बारे में पूरी 11th में पढ़ के आए हो। ये मगन है, ये है ओमान, ये दिलमन है। ये देख रहे हो, इनके हम सबके बीच में ये ऐसा पूरा का पूरा, ये हटाओ, ये जो है पूरा ट्रेड चलता था। कैसे चलता था अभी बताती हूँ। अब मेसोपोटामिया के अंदर भी हमारी सेल्स मिली, मतलब हम लोग मेसोपोटामिया तक से ट्रेड जो है वो करते थे। निकेल वॉज फाउंड इन मेसोपोटामिया कॉपर जस्ट लाइक हड़प्पन कॉपर। तो जो मेसोपोटामिया का कॉपर है उसमें भी वही वाला निकल है जो ओमान वाले में था। मतलब हम लोग भी, मेसोपोटामिया वाले भी हमारी तरह ओमान से कॉपर खरीदते थे। अदर प्रूफ्स ऑफ ट्रेड है, हड़प्पा की बहुत आइटम मेसोपोटामिया में मिली है। हमारी जो सील्स हैं जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाई हैं, हमारे वेट्स, हमारे डाइजेस, हमारी मोतियों की माला जो इतनी फेमस थी वो मेसोपोटामिया में मिली है। एंड इनफैक्ट मेसोपोटामिया का एक रिटन डॉक्यूमेंट है जहाँ पे लिखा है दिलमन, जिसका मतलब है बहरीन। मैंने अभी ये जो आपको दिखाया, मगन प्रोबेबली ओमान है ये, एंड मेलुआ प्रोबेबली इन्होंने हड़प्पा को लिखा है। यहाँ से इनके ट्रेड लिंक्स थे, ठीक है। तो ये रहा मेलुआ हड़प्पा, मगन हो गया हमारा ओमान, और दिलमन है बहरीन, और ये रहा मेसोपोटामिया। तो हमारे ट्रेड लिंक्स थे। और ये लोग हमें कहते थे सी फेयरर। सी फेयरर मतलब समुद्र से आने वाले लोग कहा करते थे मेसोपोटामिया के लोग हमारे को। और हमें बहुत एविडेंसेस मिले हैं सील्स के ऊपर और स्ट्रक्चर मिले हैं जहाँ पे पता है कि हमारे को शिप्स और बोट्स की नॉलेज जो थी बहुत अच्छे से थी। अब ये देख लो आप, गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम मेलुआ। मेसोपोटामिया के डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि मेसोपोटामिया के लोग हमसे क्या क्या खरीदते थे। लाल पत्थर खरीदते थे, कार्निडियन, लेपिस लजुली हमारे यहाँ था खरीदते थे, कॉपर, गोल्ड और अलग अलग टाइप की वुड्स खरीदते थे भाई साहब ये लोग हमारे से। और जो है इनकी बुक में एक ऐसी लाइन लिखी है, पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, मे योर बर्ड बी द हाजा बर्ड, मे इट्स वॉइस बी हर्ड इन द रॉयल पैलेस। तो ये मेसोपोटामिया के लोगों ने हमारे बारे में लिखा है कि हमारे यहाँ के लोग वहाँ के रॉयल पैलेस में, पीकॉक तो हमारा यहाँ का एनिमल है ना, ठीक है, पीकॉक हमारे यहाँ की बर्ड है। कुछ इस टाइप से ये माना जाता है कि ये हमारे बारे में ही लिखा हुआ है कि हाजा बर्ड कौन है, पीकॉक की बात हो रही है। और ये बात हो रही है कि हमारे यहाँ का जो बोलबाला है ना इनके रॉयल पैलेसेस में चलता रहता है, ठीक है जी। और मेलुआ, मेलुआ मतलब क्या है, लैंड ऑफ सी फेयरर, जहाज चलाने वाले। तो हमारे को सी ट्रेड लिंक्स हमारे थे, ठीक है जी। अब आते हैं गाइस हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, टॉपिक नंबर 7, सील्स एंड स्क्रिप्ट्स एंड राइटिंग्स एंड वेट्स। सील देख रहे हो, ये सील जो हो गई, ये सील्स का काम क्या होता था अब आप ये जानोगे। जैसे अब आप अमेजोन से पैकेज मंगाते हो, उस पर सील लगी होती है, सील टूटी है तो तुम भैया को कहोगे, डिलीवरी वाले को, भैया वापस ले जाओ, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। एग्जैक्टली सील का यही काम होता था। हर एक सील के ऊपर, जैसे कोई गुड्स को आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो एक बोरा है, एक थैला है, उसके ऊपर एक डोरी बांध के उस पर सील लगा देते थे। अगर वो सील हटी हुई है तो मतलब कि उससे छेड़खानी हुई है। तो अब सील के ऊपर क्या लिखा होता था, तो सील जो होती थी अगर ब्रोकन है मतलब कि बैग से कोई छेड़खानी, अगर टूटी हुई है मतलब इससे कोई छेड़खानी हुई है। तो सील के ऊपर ना आइडेंटिटी लिखी होती थी सेलर की, यानी कि जिसने वो भेजा है। देख रहे हो, कुछ कुछ लिखा हुआ होता था। अब हमने इनकी राइटिंग डिसाइफर नहीं करी तो हमें नहीं पता, क्या पता नाम लिखा होता हो। और कुछ एक एनिमल टाइप बना होता था, फोटो में भी जो थोड़े अनपढ़ लोग होते हो जिन्हें पढ़ना ना आता हो उनके लिए ये बने होते हो, ठीक है जी। तो सील्स एंड सीलिंग्स वर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ठीक है। चलो अब आते हैं हम अपने इनके नेक्स्ट टॉपिक पे, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब क्या हुआ, राइटिंग। वो मैंने आपको बता दिया, हमने डिसाइफर नहीं करी। जिस दिन कर लेंगे तो मुझे उस दिन का इंतज़ार है, उस दिन हम बहुत कुछ इनके बारे में जान पाएंगे। ये देख रहे हो, ये एक साइन बोर्ड है, जैसे रास्ते का नॉर्थ साउथ डायरेक्शन लिखे होते हैं, ये वाला मोहल्ला शुरू हो रहा है, ये टाइप का साइन बोर्ड है जो हमें मिला है हड़प्पन से, ठीक है। अब जो है इनकी राइटिंग की अगर हम बात करें, सील्स के ऊपर भी हमें पता चला है, जितनी सील्स थी तो नेम लिखा होता था, ओनर का टाइटल लिखा होता था, एनिमल बने होते थे, मतलब कि ये उनके लिए था जो रीड नहीं कर सकते, मैं आपको बता चुकी हूँ। इंस्क्रिप्शंस भी हमें मिले, इंस्क्रिप्शन मतलब रिटन डॉक्यूमेंट हमें इनके मिले हैं। जो सबसे लंबी इंस्क्रिप्शन मिली है उस पर 26 साइन बने हैं, जैसे इसमें तो 5-6 ही बने हैं ना, उसमें 26 साइन बने हुए हैं।
ईच साइन स्टूड फॉर अ वॉवल। अब इनकी जो है ना, जैसे हमारा ABCD है, क ख ग घ है, इनका हर एक साइन जो है ये एक वॉवल के लिए स्टूड करता है और एक कॉन्सोनेंट के लिए। तो जैसे A का एक साइन होगा, B का एक साइन होगा। जैसे हम अपने आप स्क्रिप्ट बना देते हैं, मैंने कहा S का साइन है ये S का साइन है, ये मैंने कहा मेरा नाम सिमरन है ना, तो I का साइन है, ये बना दिया मैंने। M का साइन है, मैंने कहा M का साइन ऐसा है। तो ये होता है इसका मतलब कि एक वॉवल के लिए और एक कॉन्सोनेंट के लिए एक साइन है। तो ऐसी इनकी स्क्रिप्ट थी। 375 से 400 इनके साइंस हैं, हमें पता है, और इनको जो है हमने अभी डिसाइफर नहीं करा है। ये लोग लिखते थे राइट टू लेफ्ट, जैसे हम अपनी कॉपी खोल के लिखते हैं ना, हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट। हम कैसे लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड के मार्जिन से राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। ये राइट टू लेफ्ट लिखते थे। कैसे पता चला? क्योंकि स्टार्टिंग में तो राइट साइड पे तो इन्होंने ज़्यादा जो है जगह छोड़ छोड़ के लिखा था, और बाद में आप देखो एंड में घुसर मुचर कर देते हो, बीछा बीछा करके लिख देते हो, वैसा ही इनका था। ठीक है जी। अब पढ़ना लिखना इन्हें बहुत अच्छे से आता था, क्योंकि हर जगह लिख रखा था यार इन्होंने, चाहे सील हो, चाहे कॉपर के टूल हो, जार जैसे बर्तनों पे लिखते हैं ना, बर्तनों के जो गर्दन होती थी ना, ऐसे जार की रिम्स, उस पर लिखा हुआ था। झूल रही हो? अरे हड्डियों के ऊपर लिख दिया करते थे ये लोग। तो मतलब कि लिटरेसी तो वाइड स्प्रेड थी इनके यहाँ पे, और मे बी ये लोग पेरिशेबल मटेरियल पे भी लिखते हो। अब आता है 7.3 टॉपिक, वेट्स, यानी कि जो बाट होते हैं, जैसे सब्जी वाले भैया पे होते हैं जिस पे वो जो है तराजू में रखते हैं वो। ठीक है। तो जितने भी वेट्स होते थे वो एक स्टोन से बनते थे जिसका नाम होता था चट, वाइट कलर का होता था, याद रखना। स्मॉलर डिनोमिनेशंस के भी होते थे, 1 2 4 8, ये बाइनरी सिस्टम पे होते थे। लर्न कर लो इसे। बिगर वेट होते थे डेसिमल सिस्टम पे, 160 200 320 640। लर्न कर लो इसे। वेट्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट आएगा, ये 4 लाइन लिख देना, फुल मार्क्स मिलेंगे। स्मॉल वेट्स, जो इतने छोटे छोटे बाइनरी 1 2 वाले वेट्स हैं, ये ज्वेलरी के लिए यूज़ होते थे। जैसे सोनार की दुकान पे होते हैं ना छोटा छोटा वेट, उसके लिए होते थे। और मेटल स्केल पैन, यानी कि छोटे छोटे मेटल वाले तराजू भी हमें यहाँ मिले हैं। अब आता है टॉपिक नंबर 8, एंशिएंट अथॉरिटी। अब सब जान गए हम हड़प्पा के बारे में। अब जानते हैं यार इतना कुछ यहाँ कर कौन रहा था। जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट अब हमें चला रही है, पहले ज़माने में मोनार्की राजा लोग होते थे, तो अब हम जाने कि इनके यहाँ पे भी कोई राजा था क्या? क्योंकि हर शहर, हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, राखीगढ़ी हो, धोलावीरा हो, सब में एक टाइप की ईंटें हैं, सबके बीच में इतने अच्छे से ट्रेड हो रहा है। तो कोई तो अथॉरिटी होगी, कोई तो एक ऐसा, जैसे कोई राजा होगा, महाराजा होगा, जिसके अंडर में ये सब हो रहा होगा। तो अब हमें ये पता लगाना है कि इनको रूल कौन करता था। तो आर्टिफैक्ट्स की अगर हम बात करें, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है। जम्मू कश्मीर की साइड से लेकर हमारे गुजरात की साइड्स तक हर आर्टिफैक्ट सेम है। हर एक के यहाँ पे एक लोअर टाउन, एक सिटाडेल होता था। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये कोई तो होगा इनकी अथॉरिटी। और लेबर मूवमेंट, यानी कि ये जो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म बनाने हैं, इसमें कितनी लेबर लगती होगी, मिस्त्री मजदूर, तो वो कभी यहाँ बनाते होंगे, फिर दूसरे शहर जाते होंगे, फिर दूसरे शहर जाते होंगे। तो ये सब कौन करा रहा था? ब्रिक्स भी इक्वल बनी हुई थी हर जगह पे। किसी का घर ऐसा नहीं था कि वो बिना प्लेटफॉर्म के बना ले। पहले वो मड ब्रिक का प्लेटफॉर्म बनता था, फिर घर बनता था। तो हु ऑर्गेनाइज्ड ऑल दिस? तो बहुत सारे 8.1 टॉपिक पे आते हैं। हर आर्कियोलॉजिस्ट का अपना अलग व्यू है, बट हमें किंग का, राजा का कोई अवशेष नहीं मिले कि इनके यहाँ पे राजा थे। कुछ सारे जो है हमारे को एक ऐसी बिल्डिंग मिली है जिसको हमने कहा है कि ये पैलेस है मोहनजोदारो में, बट उसमें अंदर ऐसे कोई जगह नहीं थी कि उसे हम पैलेस कह सकते हैं, बस हम उसे कहते हैं। एक स्टैचू मिला है प्रीस्ट किंग का, जिसकी फ़ोटो मैं आपको भी आगे दिखाऊंगी। उन्हें हमने प्रीस्ट किंग इसलिए कहा क्योंकि मेसोपोटामिया में प्रीस्ट किंग हुआ करते थे। ठीक है। सम से देयर वर नो रूलर्स। कुछ लोग कहते हैं कि कोई रूलर नहीं था, कुछ कहते हैं बहुत सारे छोटे छोटे रूलर थे। हड़प्पा का राजा अलग, मोहनजोदारो का अलग, राखीगढ़ी का अलग, धोलावीरा का अलग। तो फिर उन्होंने कहा अलग राजा कैसे हो सकता है? हर राजा का अपनी सोच होगी, इकट्ठा एक जैसा तो शहर बनाएंगे नहीं वो, फिर आकर छोटे छोटे राजा थे। और कुछ कहते हैं कि एक बहुत बड़ा राजा हुआ करता था और वही पूरे के पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को सेम टू सेम चला रहा था। तो मे बी हड़प्पन्स हैड अ सिविलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी हो सकता है। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि अगर हमें कोई पैलेस वगैरह मिला नहीं है, राजमहल वगैरह ना, कोई ऐसे बढ़िया बढ़िया ऐसी अलग सी चीज़ें मिली हैं, तो मे बी यहाँ पे डेमोक्रेसी हो, या फिर यहाँ पे हो सकता है एक ही राजा होगा जो सब कुछ इतने अच्छे से चला रहा था। हर आर्कियोलॉजिस्ट की, हर हिस्टोरियन की, हर टीचर की एक अलग सोच हो सकती है। तो तुम्हें क्या लगता है, एक राजा था, कोई भी राजा नहीं था, डेमोक्रेसी थी, या छोटे छोटे राजा थे? ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब आते हैं एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। फाइनली चैप्टर्स ख़त्म होने वाला हमारा बिल्कुल ही। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड कैसे हुई, यानी कि ख़त्म कैसे हुई? तो 1800 BCE से
हड़प्पा की बहुत सारी साइट्स जैसे कि चोलिस्तान वगैरह वो अबैंडन होने लगी। धीरे धीरे इनके यहाँ पे ना मतलब डाउनफॉल सा दिखने लगा। ये ईंटों के बने हुए घर अब बेकार ईंटों से बनने लग गए। जो सिमिट्री थी घरों के बीच में, ये जो ड्रेन का स्ट्रक्चर था, ये गायब सा होने लग गया बिल्कुल ही। जो पॉटरी वगैरह मिलनी शुरू हुई वो कम होने लग गई। ठीक है, सम हड़प्पन साइट्स वर स्टिल देयर बट बहुत चेंजेस आ गए थे। सील, वेट, स्पेशल बीड्स ये सब मिलने बंद हो गए। अब ये कैसे, देखो आर्कोलॉजिस्ट ने ऐसे खुदाई करते हैं। ये इस टाइम पीरियड को उन्होंने लिख दिया ये 1800 का है। उससे नीचे गए उन्होंने इसको लिखा ये 1600 का है। उससे नीचे गए लिखा ये 3000 BCE का है। तो जिस लेवल से खुदाई करके जो चीज़ें निकलती हैं मतलब वो वहाँ पे इस टाइप के लोग रहते थे। तो जैसे 3000 BCE में तो घर वर मिल रहे थे। 2600 BCE में जब मेच्योर हड़प्पन कल्चर तो बहुत चीज़ें मिली, कार्नीलियन स्टोन मिला, लेपिस लजुली मिला, ये सब मिला। ये जब ये 1800 BCE पे आए तो चीज़ें मिलनी बंद हो गई। सील, वेट, स्पेशल वेट मिलने कम हो गए। राइटिंग भी मिलनी बंद हो गई। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का भी कोई नहीं मिल रहा था। फ्यूअर मटेरियल मिल रहे थे। घरों का जो स्ट्रक्चर था वो अब बदतर होता जा रहा था, यानी कि वो 2 मंजिल के घर नहीं थे। कोई पब्लिक बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं मिली। ऐसा लग रहा था सब लोग विलेजेस में रह रहे हैं। और इसी टाइम को हम लेट हड़प्पन फेज कहते हैं। ठीक है जी, यानी कि यहाँ से हड़प्पा बिल्कुल एंड की तरफ जा रहा था। अब ऐसा क्यों है कि इनका डाउनफॉल आया, ये डिसेंड हुए? तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हुआ हो, एग्रीकल्चर वगैरह अब अच्छे से नहीं हो रहा हो, तो वही गरीबी हो गई हो धीरे धीरे। हो सकता है जंगल इन्होंने बहुत ज़्यादा काट दियो तो अब इनके पास चीज़ें नहीं बची थी, वुड नहीं बची थी अच्छे से रहने के लिए। मे बी बाढ़ आ गई हो बहुत बड़ी जिससे लोगों के घर तबाह हो गए हों। मे बी ऐसा हो सकता है कि नदी सूख गई हो तो ये लोग कहीं और चले गए हों, या फिर इन्होंने इतना ओवर यूज़ कर लिया था पूरी इंडस वैली के लैंड को कि अब इनके पास कोई ज़रिया नहीं था उसको ठीक करने का। ठीक है जी, द रीज़न मे बी, अब ऐसा कहा जाता है कि ये रीज़न कुछ सिटीज़ के फॉल का रीज़न हो सकता है कि यार चलो मोहनजोदारो पे बाढ़ आ गई होगी, हड़प्पा पे आ गई होगी। ऐसा थोड़ी है पूरी की पूरी सिविलाइजेशन में इकट्ठे बाढ़ आ गई, इकट्ठा ये सब कुछ हो गया। तो अभी तक हमें नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ इनके साथ में जो ये एकदम से एंड हो गए। कई जगहों पे तो ये भी लिखा होता है मे बी इनके ऊपर एलियन अटैक हुआ था। तो साइंस ऑफ द डिक्लाइन हमारे पास क्या है? अब सील और स्क्रिप्ट मिलनी बंद हो गई, स्पेशल बीट मिलने बंद हो गए, यूनिफॉर्म वेट का सिस्टम जो इनके यहाँ पे था वो भी ख़त्म हो गया, और बिग सिटीज़ अबैंडन हो रही थी। मोहनजोदारो मैंने कहा ना, वहाँ तो कंकाल मिल रहे थे इतने कि आप पूछ नहीं सकते हो। इसके बाद में ये सिविलाइजेशन एंड हो गई। और फिर अगर हम अपने इंडिया की हिस्ट्री की बात करें तो वो हमें हज़ारों साल के बाद की पता है जब हम गंगा वैली के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड। अब आते हैं टॉपिक नंबर 10 पे, डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब इसकी डिस्कवरी कैसी हुई अब हम फाइनली इस पाएंगे, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि 1920 के लगभग ये सील्स और ये लोगों को ईंटें मिलनी शुरू हुई थी ज़मीन में से, और फिर आर्कोलॉजिस्ट वहाँ गए और उन्होंने खुदाई करी ना, ये बात अब हम दोबारा जानेंगे। तो ये बात है जब ब्रिटिशर का रूल चल रहा था हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हड़प्पा वाला रीजन है यहाँ पे सॉइल इरोजन हुआ, कुछ फ्लड वगैरह आई, प्लॉइंग करते हुए लोगों को खजाने वगैरह मिलने शुरू हो गए। कुछ लोगों को ईंटें मिल रही थी, कुछ को कई बार सोने के घड़े भी मिल जाते थे, सील्स वगैरह निकलती रहती थी। तो वो वहाँ से आर्कोलॉजिस्ट की इस जगह पे नज़र पड़ी। एक बहुत फेमस आर्कोलॉजिस्ट है दयाराम साहनी। ठीक है, जैसे मैं ना आपकी थी सिमरन साहनी, उनका नाम क्या था? दयाराम साहनी। उन्होंने एक सील ढूंढी थी हड़प्पा की और वहाँ से हड़प्पा डिस्कवर हुआ था। तो वो मतलब हड़प्पा जो पहली साइट डिस्कवर हुई वो किसने करी थी? जो दयाराम साहनी जी ने जो सील डिस्कवर करी थी उस। अब आता है हमारा टॉपिक 10.1, कनिंघम जी का कन्फ्यूजन। अब ये कनिंघम कौन है? अब हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो ये मत कहना, आज लर्न कर लो कनिंघम जी कौन थे। तो इंडिया की जो आर्कोलॉजिकल सोसाइटी थी, या आपका आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI की फुल फॉर्म ना लर्न कर लो, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ब्रिटिशर्स के ज़माने से ही ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ इंडिया में बनाई थी ASI, जो हमारे इंडिया के अंदर एग्जैक्टिवेशन यानी कि खुदाइयाँ करती थी। तो ASI के जो है आप कह सकते हो मिड 1800 में जो जनरल थे, यानी कि जो उसके बड़े ऑफिसर थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, लीडर थे जो। उनका जो टाइम पीरियड पे फोकस होता था वो 6th सेंचुरी BCE से 4th सेंचुरी BCE तक ही पढ़ते थे। यानी कि यार नंबर लाइन पे देखो किस पीरियड को स्टडी कर रहे थे। ये हुआ जो है AD, या आपका CE हमारा, ये हो गया क्राइस्ट का जन्म, और इससे पहले ये स्टडी करते थे 6 BCE से हमारा 4 BCE का समय। ठीक है, ये इस टाइम पीरियड को स्टडी करते थे। तो इनको लगता था कि इंडिया बहुत पुराने सिविलाइजेशन नहीं है, और ये पढ़ने के लिए चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम टेक्स्ट को यूज़ करते थे। जो चाइना वालों के बुद्धिज़्म वाले पिलग्रिम्स होते थे ना, उन्होंने जो लिखा होता था इंडिया के बारे में वो सब को ये रेफ़र करते थे ज़्यादातर। अब क्योंकि ये तो 6 से 4 BCE को ही स्टडी कर रहे थे, और हड़प्पा कितने BCE का है भाई साहब? 6000 BCE से चलता आ रहा है हड़प्पा, और 2300 BCE।
इतना पुराने ज़माने का, तो इनको तो कोई नॉलेज हो ही नहीं सकती थी। कई बार इनके पास में सील्स आती थी। कुछ लोग इनको आके जब हड़प्पा का आर्टिफैक्ट 1800 में भी 1800 में भी हड़प्पा के कुछ सील्स जो होते थे, एक आदमी ने इन्हें सील दी थी, उसकी इन्होंने ड्राइंग बनाई थी, एनसीईआरटी में गिवन है। तो उनको काफ़ी बार आर्टिफैक्ट्स मिलते थे। मे बी ऐसा हो सकता है हमारा हड़प्पा तो 1920 के बाद जाके डिस्कवर हुआ ना, मे बी 1800 में भी हो जाता अगर कनिंघम ने अपना दिमाग चलाया होता। तो उनको जब ये सील्स मिलती थी तो वो चेक करते थे, बट वो तो टाइम पीरियड खाली ये 6 BC से 4 BC का देख रहे थे और चाइना वालों का टेक्स्ट देख रहे थे। वहाँ पे हमारी हड़प्पा की कहाँ से बात हो सकती थी? हम तो मेसोपोटामिया और इजिप्ट से भी पुराने थे काइंड ऑफ, और उनके लेवल के थे, तो इसीलिए ये कंफ्यूज हो जाते थे और ये हमारे हड़प्पा के बारे में पता नहीं लगा पाए। यही चीज़ आपको यहाँ पे लिखी है, क्योंकि जो है हमारा हड़प्पन आर्टिफैक्ट जो थे वो बहुत पुराने ज़माने के थे और वो कनिंघम के जो है जिस टेक्स्ट को वो पढ़ रहे थे उसमें नहीं आ सकते थे, इसलिए कनिंघम ने हमारे हड़प्पा को डिस्कवर तब नहीं कर पाए। एंड हड़प्पा के अलावा जो हमारा ये कनिंघम जी है ना, इन्हें तो लगता था कि इंडिया की हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी गंगा वैली से, ठीक है, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। अब भाई ऐसा कैसे हुआ, फिर हमारी सिविलाइजेशन डिस्कवर कैसे करी? कनिंघम तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। तो 10.2 टॉपिक पे आते हैं। तो 1900 के अंदर मैंने आपको बता दिया, दयाराम साहनी जी को हड़प्पा में सील मिलती है, बहुत अर्ली हिस्टोरिक साइट पे, यानी कि खुदाई बहुत नीचे करके। साथ ही के साथ में राखल दास बनर्जी को, वन मार्कर है लिखो जल्दी, मोहनजोदारो में सील मिलती है। इससे जो है अब आर्कोलॉजिस्ट को पता चल जाता है, फिर आर्कोलॉजिस्ट की वहाँ टीम जाती है, खुदाई करती है। एंड 1924 में जॉन मार्शल, ये है जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल थे ये तब ASI के, जैसे पहले कनिंघम था। उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर बहुत पुराने ज़माने में एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई, और फिर हमें प्रूफ मिल गया कि हम लोग भी इतने पुराने। पहले ना यही माना जाता था कि जो इजिप्ट है, मेसोपोटामिया है और जो ग्रीक सिविलाइजेशन है ये सबसे पुरानी है। अब हम इनके लेवल पे आ गए थे और आज के समय की अगर हम बात करें तो ऐसा आ रहा है कि हम इनसे भी ज़्यादा पुराने लोग हैं, हम इनसे भी डेटेड बैक है, ठीक है जी। तो उसके बाद SN रॉय जो ने कहा था कि मार्शल इंडिया में आए और उन्होंने इंडिया को 3000 साल पुराना बना दिया, जो हमें उससे पहले तो हमें पता ही नहीं था कि हम इतनी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है। हमारे यहाँ की जो सील्स थी ना, वैसी वैसी सील्स जो हैं मेसोपोटामिया में भी मिली। तो जब हड़प्पा की सील मेसोपोटामिया में मिली तो समझ में आ गया हम मेसोपोटामिया वाले जो है इतने पुराने टाइम के हैं। वरना तो ये ब्रिटिशर्स ना बहुत मतलब ऐसे बड़ा मानते थे कि ये जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है वो ओल्डेस्ट है, समथिंग लाइक दैट। अब इन्हें पता चल रहा था हु वी वर, ठीक है जी। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा। अभी जॉन मार्शल जो थे ना, ये इन्होंने गड़बड़ करी। ये ग्रीस में वगैरह में तो बहुत एग्जाकवेशन खुदाइयाँ करके आ चुके थे, बहुत एक्सपीरियंस थे, बट जब इन्होंने हमारे हड़प्पा में खुदाई करी तो इन्होंने स्ट्राटिग्राफी जो होती है उसको इग्नोर कर दिया। स्ट्राटिग्राफी होती है गाइस, जो मैंने अभी आपको डायग्राम बनाया था, वो होती है लेयर्स ऑफ सॉइल। अब देखो आप यार, ये तो लॉजिकल बात है कि आप जितनी गहराई से जाके खुदाई करोगे मिट्टी के अंदर, वहाँ उतना ज़्यादा पुराना सामान मिलेगा। जितना डीप जाके आप डिग इन करोगे लेयर में अर्थ की, वो उतना पुराना होगा। अब इन्होंने जब खुदाई करके आर्टिफैक्ट्स को बाहर निकाला तो उनको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उन्होंने डिवाइड नहीं करा, यानी कि जो इस लेयर में से बर्तन निकले उसे भी यहाँ रख दिया और जो सबसे डीप लेयर में से बर्तन निकले उसको भी इधर रख दिया। तो इससे मिस इंटरप्रिटेशन हो गया हमारी हिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा। मे बी इन्होंने स्ट्रैटिग्राफी को अगर फॉलो करा होता तरीके से कि जिस टाइम पीरियड से, जिस मिट्टी के जिस लेयर से जो आर्टिफैक्ट निकल रहा है उसे लिखते कि ये इस टाइम पीरियड का है, तो हमें और अच्छे से अपने हड़प्पा के बारे में पता चलता। बट चलो कोई नहीं। इनके बाद आते हैं दूसरे आर्कोलॉजिस्ट जिनका नाम था REM व्हीलर। ये इनकी फ़ोटो है। टॉपिक 10.3 में इन्हीं के बारे में बता रखा है, न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चन। ये जो थे ना, ये आर्मी वाले थे, तो ये आर्मी वाला जो डिसिप्लिन था लेकर आते हैं हमारी आर्कोलॉजिकल एरिया के अंदर भी, ठीक है जी। तो ये डायरेक्टर जनरल बनते हैं ASI के 1944 में। और जब ये आए तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें स्ट्रैटिग्राफी को फॉलो करना पड़ेगा, और इन्होंने स्ट्रैटिग्राफी को फॉलो करा और तब इन्होंने खुदाई करी। फिर 1947 में गाइस देखो हमारे को इंडिपेंडेंस मिल गई और हमारा पार्टीशन हो गया, और हमारी दो सबसे बड़ी साइट हड़प्पा और मोहनजोदारो वो अब चली गई पाकिस्तान में। तो अब हम यहाँ पे जाके तो वहाँ पे जाके तो खुदाई करके नहीं पता लगा सकते कुछ। तो फिर हमारे इंडिया के आर्कोलॉजिस्ट ने, जो इंडिया में साइटें हैं ना, कालीबंगन यानी कि राजस्थान, लोथल यानी कि जो गुजरात में है, राखीगढ़ी जो हरियाणा में, ढोलावीरा जो गुजरात है, वहाँ पे हम लोगों ने जो है अब वहाँ पे हमारा फोकस हो गया। हमने कहा कोई नहीं, इंडिया में जो साइट है वहाँ लगाते हैं। लोथल में तो म्यूजियम भी है गुजरात के अंदर, जहाँ पे लोथल की साइट की चीज़ें मिलती हैं। अब जो है हमने बाकी चीज़ों को स्टडी करना शुरू करा कि साइट क्यों बनी थी, डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स क्यों थे, ये सब चीज़ें। अब इंडिया ही नहीं, इंडिया के अलावा बहुत बाकी कंट्रीज से भी एक्सपर्ट्स गाइस जा रहे हैं हड़प्पा और मोहनजोदारो में भी। अब वहाँ पे भी हमारी तरफ से भी वहाँ पे अभी भी हो रही है।
काफ़ी जगहों पे एग्जैक्यूवेशन। अब तो इतना मॉडर्न ज़माना आ गया है, तो अब तो नए नए टाइप के टूल्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं, जिससे हम और डिग इन करके पता लगा रहे हैं क्या हाल है हमारी पुरानी सिविलाइजेशन के। अब आता है लास्ट टॉपिक, 11 टॉपिक, पीस, प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग द पास्ट टुगेदर। अब ये बात आ रही है आर्कोलॉजिस्ट की। अब तुम पढ़ो कि आर्कोलॉजिस्ट इतने डिफ़िकल्ट काम करते कैसे हैं, कि भैया बर्तन मिल रहा है तो कह रहे हैं ये इसका बना हुआ है। कैसे कैसे इन्होंने इतनी खाली 2 बर्तन निकलने से या एक बिल्डिंग निकलने से कि इतना बड़ा चैप्टर हमारे लिए कैसे बना देते हैं, कैसे ये लोग इतना कुछ पता लगा लेते हैं, ये हमारे को जानना है, कैसे आर्कोलॉजिस्ट इतना अलग सा काम करते हैं। तो देखो, हड़प्पा की स्क्रिप्ट तो डिसाइफर हुई नहीं है। जैसे मेसोपोटामिया वालों ने क्या लिखा हुआ है हमें पता है, टैबलेट्स पढ़े थे, याद है 11th क्लास के अंदर टैबलेट पे लिखते थे वो लोग, तो उनकी तो लिखाई हमें पता है, हमारी नहीं पता हड़प्पा वालों की। तो इसलिए हड़प्पा को पता लगाना बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर तो हमारे यहाँ ऑर्गेनिक मटेरियल था, यानी कि क्लॉथ, लेदर, वुड, वो सब तो डिकम्पोज हो चुका है। हमें सिर्फ और सिर्फ स्टोन की चीज़ें मिली है, मेटल की और टेराकोटा की, और ब्रोकन और यूजलेस आइटम्स भी बहुत कम ही मिली है। और जो है आर्टिफैक्ट्स जो हमें मिले हैं बहुत रेयर है ऐसे जो इंटैक्ट कंडीशन में मिले, क्योंकि इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है तो टूटे हुए ही चीज़ें मिली है ज़्यादातर। अब आर्कियोलॉजिस्ट हमारे पास्ट को कैसे पता लगाते हैं, तो जो भी आर्टिफैक्ट उन्हें मिलता है वो 4-5 बेसिस पे उसे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होता है 1 बेसिक मेथड इज बाय मटेरियल। पहले वो देखते हैं जो आर्टिफैक्ट मिला है वो किस मटेरियल का बना है, वो स्टोन का बना है, वो क्ले का बना है, वो मेटल का बना है, बोन का बना है या आइवरी का बना है। इससे वो उसको जो है डिटरमाइन करते हैं। अगर स्टोन का है तो देखते हैं क्या वो टूल तो नहीं है, अगर वो मोतियों का बना हुआ है तो ऑर्नामेंट तो नहीं है, या कोई रिचुअल ऑब्जेक्ट तो नहीं, यानी कि पूजा करने का या स्पिरिचुअल पर्पस का ऑब्जेक्ट तो नहीं है। ये सब वो देखते हैं, ठीक है। रिचुअल ऑब्जेक्ट यानी कि शायद स्पिरिचुअल पर्पस का कोई हो चीज़। पहले वो ऑब्जेक्ट का मटेरियल देखते हैं, जैसे कि मोती मिले तो ये कार्नेलियन है, अच्छा कार्नेलियन कहाँ से लाते होंगे ये, अच्छा उन्हें लैपिस lazuli मिला तो अच्छा ये अफगानिस्तान से आता होगा, जैसे ये पता लगाया तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन पता चली ना मटेरियल से। फिर अंडरस्टैंडिंग द आर्टिफैक्ट का फंक्शन, कि आज के ज़माने में जो चीज़ यूज़ होती है क्या पहले भी ऐसी होती है, जैसे कि सैडल कन मतलब सिलबट्टा, तो अभी भी हम लोग सिलबट्टे पे मसाले पीसते तो ये लोग भी वही करते होंगे। बीड्स क्या है, पहनने के लिए ऑर्नामेंट्स हैं, ठीक है जी। स्टोन की ब्लेड्स मिली है हमारे को, मे बी कोई टूल हो ये। पॉट मिले हैं, बर्तन खाना खाने के लिए यूज़ होते होंगे, तो ये पता लगाते हैं हम, ठीक है। फिर एडिशनली आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो स्टडी कि आर्टिफैक्ट कहाँ से मिला है, नाली में से मिला है, ग्रेव यानी कि कब्र में से मिला है, या ईंट के भट्टों पे से मिली है, कहाँ से वो आइटम मिली है। जैसे कि हमारे को कुछ आइटम्स मिली, जैसे छोटे छोटे पीसेस मिले बीड्स के, तो वो कौन सी जगह थी, वो उनकी दुकानें थी जहाँ पे वो लोग बीड मेकिंग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट इनडायरेक्ट एविडेंस भी लिया जाता है, जैसे कि कुछ स्टैचू के ऊपर ना एक ऐसा कपड़ा सा दिख रहा है, यानी कि वो कपड़ा नहीं है बट पत्थर पे ऐसा यूँ फोल्ड से आ रहे हैं, तो उससे समझ में आया कि अच्छा ये इतना लाइट मटेरियल फोल्ड दिख रहा है, मतलब ये लोग कॉटन के कपड़े पहनते थे। तो कुछ इनडायरेक्ट एविडेंस भी लिए जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टैचूज़ के ऊपर एक ऐसा यूँ फूल की माला है, ऐसा जो है ऐसे कपड़े के फोल्ड दिख रहे हैं, तो मे बी ये लोग कॉटन के कपड़े पहनते थे। तो इन इनडायरेक्ट एविडेंस से भी हम पता लगाते हैं। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कैसे आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड करते हैं, तो मटीरियल से, फंक्शन से, जहाँ से वो मिला है, और इनडायरेक्ट एविडेंस, ये 4 चीज़ें लिखनी है, आपका आंसर बन जाएगा। तो अब हड़प्पा के बारे में हमें बहुत कुछ पता है, बट एज़ कम्पेरिजन टू मेसोपोटामिया उतना नहीं पता, क्योंकि हमारे को इनकी स्क्रिप्ट अभी नहीं पता है। जिस दिन पता लग जाएगी देन वी कैन नो मोर। लास्ट टॉपिक आता है प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब हमारे हड़प्पा में से बहुत सारी आर्टिफैक्ट्स ऐसे मिले हैं जिनको हम अभी इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, और जो चीज़ को हमारे आर्कियोलॉजिस्ट इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं वो उन्हें यही लगता है कि वो रिलीजियस पर्पस के होंगे, धार्मिक होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है। किंग थे क्या नहीं वो तो हमें अभी पता चला ही नहीं है। ये रहा फोटोस प्रीस्ट किंग का जो मैंने आपको बताया था, ये देखो, ये रहे प्रीस्ट किंग जी। ये तो अब नया स्टैचू बना हुआ है, रियल स्टैचू नहीं है ये, शायद प्रीस्ट किंग, ऐसे प्रीस्ट किंग का हमें स्टैचू भी मिला है, ठीक है जी। चलो अब पढ़ते हैं। जो चीज़ समझ में नहीं आती उन्हें हम रिचुअल पर्पसेस का क्यों कहते हैं। अब जैसे कि ये एक स्टैचू मिला है लेडी का, ये टेराकोटा की फिगर है, ये देख रहे हो, सर पे एक हेड बैंड है, ज्वेलरी वगैरह पहन रखी है, तो हमें ये नहीं पता कि ये कौन है। तो ऐसा माना जाता है कि शायद ये गॉडेस होंगी, देवी होंगी, इनकी पूजा करते होंगे, ठीक है, क्योंकि जिस टाइप से इनको सजा रखा है, श्रृंगार कर रखा है, तो देवी के टाइप का ये लग रहा है। साथ ही के साथ में एक प्रीस्ट किंग का भी स्टैचू मिला है, मे भी हो सकता है इनके यहाँ पे ये रिलीजियस रोल का काम करते हो, क्योंकि प्रीस्ट किंग मेसोपोटामिया में भी होते थे, तो ये रिलीजन बेसिस पे हम लगा देते हैं। वो सारी चीज़ें जो हमें नहीं समझ में आती, जिनको हम इंटरप्रिटेट नहीं कर पाते, वो रिलीजियस सिग्निफिकेंस की है। नेक्स्ट देखो आप यहाँ पे कुछ ग्रेट बात, जैसे हमारे को जो ये मिला, ग्रेट बात का क्या पर्पस है, ग्रेट बात का भी पर्पस हमें यही लगा कि ये रिचुअल पर्पसेस के लिए है। फायर ऑल्टर्स, यानी कि जहाँ हवन होता है ना, हवन कुंड जैसे बने होते हैं,
वो हमें कालीबंगन और लोथल में मिले, मतलब वहाँ पे पूजा होती होगी, हवन होता होगा शायद, ठीक है। प्लस ये एक सील है, देखो इसको कहा जाता है प्रोटोशिवा की सील। क्यों? ये आप देख रहे हो, ये जो आपको इमेज दिख रही है आसपास में, ये यौगिक पोस्चर में बैठे हैं और ये आसपास में एनिमल है, इनको प्रोटोशिवा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अब आप ये देखो, ये जो रिचुअल सीन इस पे लगाया गया है, इस पे ऐसा दिख रहा है कि नेचर की वर्शिप हो रही है, एनिमल्स है, पेड़ है, पौधे हैं। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है शायद कि जो है यहाँ पे ना यूनिकॉर्न भी होते थे, यहाँ हड़प्पा के अंदर यूनिकॉर्न भी होते थे, क्योंकि सील्स पे यूनिकॉर्न की फोटो बनी हुई है। ये प्रोटोशिवा की सील है। ऐसा माना जाता था कि शायद ये जो है सील पे ये हमारे शिव जी हैं, बट अभी आगे बताऊंगी आपको आगे क्या इसमें हमें पता चला। काफ़ी सारे हमारे को कोनिकल स्टोन्स मिले हैं, जिनकी फ़ोटो में एनसीईआरटी में से आप देख सकते हो। ऐसा उन्हें देख के ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट शायद सोचते हैं कि मे बी ये शिवलिंग्स हैं और इन्हें पूजा जाता था, बट अभी कंफर्म नहीं है हमारे को, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो बात चलती है वो चलती है प्रोटोशिवा की सील पे, जो मैंने आपको भी दिखाई। तो फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने चेक करने के लिए 1500 से 1000 BC के टाइम पीरियड को चेक करा, वही जो हमारे जो हड़प्पा वाले टाइम पीरियड के आसपास के। तो वहाँ पे ऋग्वेदा में जो है रुद्र का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जो हम शिव जी से लिंक करते हैं, ठीक है जी। तो रुद्र इज नॉट डिस्क्राइब्ड एज पशुपति और यौगिक। ऋग्वेदा है उसमें जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है रुद्र का, वो ना ही पशुपति की फॉर्म में है। पशुपति मतलब कौन होते हैं? लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये देखो कि ये जो सील है इसमें आसपास में एनिमल्स है और ये यौगिक पोस्चर में है, तो वो नहीं दे रखा है डिस्क्रिप्शन वैसा हमारे रुद्र का। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मे बी ये जो सील है इस पर शिव जी नहीं है, मे बी इस पर जो ये फोटो बनी हुई है ये कोई शेमन है, यानी कि कोई पावरफुल आदमी होते हैं ना, जैसे मैजिक वगैरह आता है या कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो लोगों को हील कर दे, वो हो। मे बी ये हमारे शिव जी नहीं हो इस पर्टिकुलर सील पे। बट यस, कुछ कोनिकल जो है हमारे को स्टोन्स मिले हैं जिनको ऐसा कहा जाता है कि शायद ये शिवलिंग हो। तो अभी इस सब के ऊपर रिसर्च चल रही है और आगे तक चलती रहेगी। पता लगेगा शायद एक दिन हमारे को हमारे हड़प्पा के लोगों की रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में भी। तो फाइनली कंक्लूजन आता है, हड़प्पा की इकोनॉमी और सोसाइटी तो हम समझ चुके हैं। एडवांस लोग थे, धीरे धीरे एडवांसमेंट खत्म हो गई। स्क्रिप्ट अभी अनडिसाइफर्ड नहीं है, जिस दिन हो जाएगी पता चल जाएगा। बहुत क्वेश्चन अभी है, ग्रेट बात का क्या काम था, लिटरेसी लेवल यहाँ पे क्या थी, जेंडर का रोल क्या था, औरतों का क्या काम था, आदमियों का क्या काम था, क्या औरतें भी घर से बाहर जाके काम करती थी, नहीं करती थी, ये सब अभी हमें नहीं पता है। मोर रिसर्च की नीड है और बहुत सारे रिचुअल्स जो यहाँ पे होते थे, रिलीजन क्या फॉलो होता था, ये सब जो है हमें अभी जानने की ज़रूरत है। तो मोर रिसर्च नीडेड ऑन द लिंक्स बिटवीन हड़प्पन्स एंड द वैदिक पीपल, क्योंकि हमारे इंडिया में जो है हम वैदिक कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो अभी उसका लिंक अभी हम नहीं पढ़ पाए, धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो विद दिस गाइस आपका ये फर्स्ट चैप्टर ब्रिक्स बीट्स बोन पूरा कंप्लीट होता है। अब आपको इस चैप्टर की कोई टेंशन लेनी है, एक एक चीज़, एक एक लाइन एनसीईआरटी का, एक वर्ड यहाँ पे लीव नहीं हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग यू नो। बस जाके नोट्स डाउनलोड करो, रिवीजन कर लेना उससे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अभी आपको करा दूंगी, एनसीईआरटी बैक भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी। आखिरी दिन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, स्टार्टिंग से ही मैं अपने चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करती रहूँगी। तो क्लास 12 हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को सेव कर लो अपनी प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ से आपको हर चैप्टर के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। बाय बाय, टिकट बेस्ट ऑफ लक। जल्दी जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मुझे, सिमरन दीदी नोट्स नाम की ID है, वहाँ पे हर चैप्टर के नोट्स आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समरी भी। तो कोई रिफ्रेशर वगैरह नहीं खरीदिया तो भूल जाओ उनको, बस उनका प्रिंट आउट करवा के आपका काम हो जाएगा। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।